बात है साल 2014 के नवंबर की। अमेज़न के होम पेज पर बिना किसी शोर शराबे के एक 9 इंच लंबा काले रंग का स्पीकर लिस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जब एप्पल कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका एक कीनोट प्रेजेंटेशन रखती है स्टीव जॉब्स स्टाइल, और बड़े धूमधाम से उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। अमेज़न ने इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं किया, ना ही कोई कीनोट प्रेजेंटेशन और ना ही किसी बड़े जर्नलिस्ट को कोई रिव्यू करने के लिए इसका सैंपल। वेबसाइट पर उन्होंने एक वीडियो डाला और एक बटन था जिस पर लिखा था रिक्वेस्ट एंड इनविटेशन। बाहर से देखने पर यह स्पीकर कोई खास नहीं दिखता था, एक आम ब्लूटूथ स्पीकर जैसा ही था, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर छिपा था जिसे बनाने के लिए जेफ बेजोस ने पानी की तरह पैसा बहाया था। उन्होंने सालों तक अपने बेस्ट इंजीनियर्स को एक सीक्रेट लैब में काम पे लगा रखा था। और आपको पता है ये डिवाइस कौन सा था? ये था अमेज़न इको, और इसके अंदर बैठी थी एलेक्सा। ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये एक साफ इशारा था कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अब सिर्फ आपके घर पार्सल डिलीवर नहीं कर रही है, वह आपके घर के अंदर, आपके लिविंग रूम और आपके बेडरूम में बैठकर आपकी बातें सुनने आ गई है। स्वागत है आप सभी का। आज हम जिस किताब का डीप डाइव करने वाले हैं वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट हिस्ट्री नहीं है, आज के समय के सबसे पावरफुल और सबसे कॉम्प्लेक्स एम्पायर का ब्लूप्रिंट है। ब्रैड स्टोन की किताब अमेज़न अनबाउंड, जेफ बेजोस एंड द इन्वेंशन ऑफ अ ग्लोबल एम्पायर। अब ब्रैड स्टोन कोई नया नाम नहीं है, उन्होंने इससे पहले द एवरीथिंग स्टोर लिखी थी। इस किताब ने हमें बताया था कि कैसे एक गैराज से शुरू हुई कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार बन गई। लेकिन अमेज़न अनबाउंड उस कहानी का सीक्वल नहीं है, ये एक पूरी तरह से अलग जानवर की कहानी है। यह उस अमेज़न की कहानी है जिसने सिर्फ रिटेल को नहीं बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटरटेनमेंट, लॉजिस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से डोमिनेट करना शुरू कर दिया। स्टोन ने इस किताब में बहुत बारीकी से यह एनालाइज किया है कि कैसे एक कंपनी जिसका वैल्यूएशन कभी कुछ $100 बिलियन था, 100 बिलियन, वो $1 ट्रिलियन के क्लब में शामिल हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने जेफ बेजोस के उस ट्रांसफॉर्मेशन को भी डॉक्यूमेंट किया है जो एक गीकी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट से दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा स्क्रूटिनाइज्ड सेलिब्रिटी सीईओ में बदल गए। आज के लेक्चर की शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं बचता, तो वो इनोवेट कैसे करती है। अमेज़न के अंदर एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है जिसे वे डे 1 कहते हैं। बेजोस हमेशा कहते रहते हैं कि अमेज़न हमेशा डे 1 में है, यानी हमेशा एक स्टार्टअप की तरह सोचो, भूखे रहो, रिस्क लो और एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि डे 2 का मतलब है ठहराव और उसके बाद कंपनी का डिक्लाइन। लेकिन जब आपके पास लाखों एम्प्लॉइज हो, दुनिया भर में वेयर हाउसेस का जाल हो और वॉल स्ट्रीट हर क्वार्टर के प्रॉफिट का हिसाब मांग रहा हो, तो आप डे 1 का माइंडसेट कैसे बचा कर रख सकते हैं? इसका सीधा जवाब हमें इको और एलेक्सा के डेवलपमेंट में मिलता है। चलिए 2011 में चलते हैं। एप्पल ने सीरी लॉन्च कर दी थी और वो स्मार्टफोन मार्केट को लीड कर रहा था। गूगल अपने सर्च एल्गोरिदम और वॉइस रिकॉग्निशन पर तेजी से काम कर रहा था। अमेज़न उस वक्त हार्डवेयर मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर नहीं था। उनका किंडल ई रीडर जरूर सक्सेसफुल था, लेकिन उनका स्मार्टफोन बनाने का प्रोजेक्ट, जिसे बाद में फायर फोन के नाम से जाना गया, वो उस वक्त स्ट्रगल कर रहा था। बेजोस ने यह महसूस किया कि इंसान और मशीन के बीच का अगला बड़ा इंटरफेस टच स्क्रीन नहीं है बल्कि वॉइस होने वाला है। उन्होंने अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स के सामने एक विजन रखा, एक ऐसा कंप्यूटर जो हमेशा क्लाउड से कनेक्टेड हो, जिसे आप घर के किसी भी कोने से आवाज दे सके और वो 1 सेकंड से भी कम समय में आपकी बात का जवाब दे। सुनने में ये आज बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन 2011 में यह साइंस फिक्शन था। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम रखा गया डॉपलर। बेजोस ने इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए अपनी सबसे एलीट टीम को काम पर लगाया। इन्होंने उस टीम को सिएटल के हेडक्वार्टर से दूर कैलिफोर्निया के सनीवेल में लैब 126 नाम की अपनी सीक्रेट हार्डवेयर फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया। यहाँ ब्रैड स्टोन हमें अमेज़न के काम करने के तरीके का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू दिखाते हैं। अमेज़न में कोई भी नया आइडिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पिच नहीं किया जाता। वहाँ PR और FAQ का कल्चर है।
यानी प्रेस रिलीज और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। प्रोडक्ट बनाने से पहले ही टीम को एक 6 पेज का डॉक्यूमेंट लिखना होता है, जिसमें वो प्रेस रिलीज लिखी जाती है जो प्रोडक्ट के लॉन्च करने के दिन पब्लिश होगी। इससे कस्टमर के नज़रिए से सोचने में मदद मिलती है। इको के लिए जो PR और FAQ लिखा गया उसमें स्पष्ट था कि ये डिवाइस हमेशा सुनता रहेगा और कमरे के दूसरे छोर से भी आपकी कमांड कैच कर लेगा। लेकिन असली चुनौती इंजीनियरिंग की थी। बेजोस एक बहुत ही डिमांडिंग लीडर है। उन्होंने टीम के सामने एक शर्त रखी, जब कोई यूजर डिवाइस को बुलाए तो उसे 1 सेकंड से भी कम समय में रिस्पॉन्ड करना होगा। उस समय इंडस्ट्री का एवरेज लेटेंसी रेट 2 से 3 सेकंड का हुआ करता था। इंजीनियर्स ने कहा कि फिजिक्स और करंट नेटवर्क के स्पीड के हिसाब से ये असंभव है। वॉइस कमांड को डिवाइस से उठकर क्लाउड सर्वर तक जाना है, वहां प्रोसेस होना है और वापस ऑडियो बनकर आना है। इसमें समय लगता है। लेकिन बेजोस ने किसी भी तरह के एक्सक्यूज को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी टीम को पुश किया। उन्होंने कहा कि अगर जवाब आने में 1 सेकंड से ज्यादा लगा तो यूजर को लगेगा कि वो किसी मशीन से बात कर रहा है और मैजिक खत्म हो जाएगा। हमें इसे इतना नेचुरल बनाना है कि जैसे आप कमरे में बैठे किसी इंसान से बात कर रहे हो। इस नामुमकिन लगने वाले टारगेट को अचीव करने के लिए अमेज़न ने जो तरीका अपनाया वह उनके ब्रूट फोर्स अप्रोच को दिखाता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए उन्हें लाखों करोड़ों वॉइस सैंपल्स की जरूरत थी, ताकि डिवाइस बैकग्राउंड नॉइज, टीवी की आवाज और अलग अलग एक्सेंट को समझ सके। इसके लिए अमेज़न ने बाकायदा अलग अलग शहरों में अपार्टमेंट्स किराए पर लिए। उन्होंने टेम्परेरी वर्कर्स को काम पर रखा, जिन्हें उन कमरों में जाकर अलग अलग दूरियों से और अलग अलग वॉल्यूम में स्क्रिप्ट पढ़नी होती थी। यह डेटा इकट्ठा करके एल्गोरिदम को फीड किया गया। कंपनी ने वॉइस रिकॉग्निशन और स्पीच सिंथेसिस से जुड़ी कई कंपनियों को चुपचाप एक्वायर किया और उनके टैलेंट को लैब 126 में डाल दिया। फिर बात आई वेक वर्ड की, वो शब्द जिसे सुनकर डिवाइस एक्टिवेट होगा। टीम ने कई नामों पर विचार किया। अंत में एलेक्सा को चुना गया। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला, इसमें X कॉन्सोनेंट था जो बहुत शार्प साउंड करता है और माइक्रोफोन के लिए उसे बैकग्राउंड नॉइज से अलग पहचानना आसान होता है। दूसरा, यह अलेक्जेंड्रिया की प्राचीन लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को एक ट्रिब्यूट था, जो प्राचीन दुनिया के सारे ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। महीनों की कड़ी मेहनत, फ्रस्ट्रेशन और बेजोस के माइक्रो मैनेजमेंट के बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर धीरे धीरे शेप लेने लगे। लेकिन जैसे जैसे 2014 का लॉन्च करीब आ रहा था, अमेज़न के अंदर एक भारी घबराहट फैलने लगी थी, क्योंकि ठीक उसी समय कंपनी ने अपना सबसे एम्बिशियस हार्डवेयर प्रोडक्ट फायर फोन लॉन्च किया था और वो मार्केट में बुरी तरह क्रैश हो गया था। कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ था और टेक प्रेस उनकी धज्जियां उड़ा रही थी। ऐसे माहौल में एक ऐसे स्मार्ट स्पीकर को लॉन्च करने का रिस्क लेना जो लोगों की बातें सुनता हो, एक सुसाइड मिशन लग रहा था। फायर फोन का क्रैश होना अमेज़न के इतिहास का एक बहुत ही डार्क चैप्टर था। जेफ बेजोस ने खुद उस फोन के हार्डवेयर डिजाइन को माइक्रो मैनेज किया था। उन्होंने जिद करके उसमें 3D स्क्रीन और डायनामिक पर्सपेक्टिव जैसे फीचर्स डलवाए थे। समस्या ये थी कि कस्टमर्स को इन फीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। फोन मार्केट में आया और औंधे मुंह गिर गया। कंपनी को $170 मिलियन का इन्वेंट्री राइट डाउन लेना पड़ा। उनके वेयर हाउसेस में अनसोल्ड फोन धूल खा रहे थे और वॉल स्ट्रीट पर इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे थे। अब आप लैब 126 के उन इंजीनियर्स की मेंटल स्टेट को इमेजिन कीजिए जो इको प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे कंपनी के लिए अगला बड़ा डिजास्टर तैयार कर रहे हैं। टेक मीडिया पहले से ही अमेज़न के हार्डवेयर एम्बिशन का खुलकर मजाक उड़ा रहा था। ऊपर से एक बहुत बड़ा प्राइवेसी कंसर्न था। आप एक ऐसा माइक्रोफोन लोगों के बेडरूम और किचन में रखने जा रहे थे जो 24/7 उनकी बातें सुनता है। एडवर्ड स्नोडेन के खुलासों के बाद का यह समय था। पूरी दुनिया में डिजिटल सर्वेलांस को लेकर पहले ही बहुत पैरानोइया था। इसलिए बेजोस और उनकी एग्जीक्यूटिव टीम ने लॉन्च के लिए एक बहुत ही अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी चुनी। उन्होंने कोई ग्रैंड प्रेस इवेंट नहीं किया, कोई फैंसी कीनोट स्पीच नहीं दी गई। 6 नवंबर 2014 को
उन्होंने चुपचाप अपनी वेबसाइट और यूट्यूब पर एक वीडियो ड्रॉप कर दिया। और सबसे क्रिटिकल मूव, उन्होंने डिवाइस को सिर्फ इनविटेशन ओनली बेसिस पर अवेलेबल कराया, वो भी सिर्फ अपने लॉयल प्राइम मेंबर्स के लिए। ब्रैड स्टोन इस स्ट्रैटेजिक चॉइस को बहुत खूबी से एनालाइज करते हैं। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। इनविटेशन ओनली मॉडल ने रातों रात एक तरह की एक्सक्लूसिविटी क्रिएट कर दी। लोगों को लगा कि ये कोई मास मार्केट कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक अर्ली बीटा टेस्ट है। टेक रिव्यूअर्स को जब ये डिवाइस मिला तो शुरुआत में वे बहुत स्केप्टिकल थे। कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए जिनमें लिखा गया कि अमेज़ॉन अब आपके घर के अंदर एक वर्चुअल सेल्समैन बिठा रहा है ताकि आप और ज़्यादा टॉयलेट पेपर और डिटर्जेंट ऑर्डर कर सकें। लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक और शॉपिंग टूल है। लेकिन फिर वह हुआ जिसकी उम्मीद सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े एनालिस्ट को भी नहीं थी। जब लोगों ने असल में इको को अपने घरों में यूज करना शुरू किया तो वो फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस उनके दिमाग पर पूरी तरह छा गया। आपको अपना फोन पॉकेट से निकालकर अनलॉक नहीं करना है, कोई ऐप नहीं खोलनी है, बस हवा में बोलना है एलेक्सा प्ले सम जैज या एलेक्सा टाइमर लगा दो। वह जो 1 सेकंड से कम के लेटेंसी का टारगेट बेजोस ने रखा था, उसने सारा गेम बदल दिया। रिस्पॉन्स इतना इंस्टेंट था कि वह एक मशीन नहीं, घर का एक अदृश्य सदस्य लगने लगे। यह डिवाइस बहुत तेजी से एक स्लीपर हिट बन गया। बच्चों ने एलेक्सा से जोक्स और मैथ्स के सवाल पूछने शुरू कर दिए। बुजुर्गों के लिए ये एक कंपेनियन बन गई और अमेज़ॉन ने बहुत चालाकी से इसे सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर या वेदर स्टेशन तक सीमित नहीं रखा। बेजोस का विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने थर्ड पार्टी डेवलपर्स के लिए एलेक्सा के एपीआई ओपन कर दिए। उन्होंने इसे स्मार्ट होम इकोसिस्टम का न्यूरल नेटवर्क बना दिया। देखते ही देखते डेवलपर्स ने स्किल्स बनानी शुरू कर दी। अब आप अपने काउच पर बैठे बैठे एलेक्सा से अपने घर की लाइट्स डिम कर सकते थे, थर्मोस्टेट का टेम्परेचर सेट कर सकते थे, उबर कैब बुक कर सकते थे और कैपिटल वन बैंक का बैलेंस चेक कर सकते थे। यह अमेज़ॉन का स्मार्टफोन की दुनिया में अपनी हार का सबसे ब्रिलियंट काउंटर अटैक था। एप्पल के पास आईफोन और आईओएस था, गूगल के पास एंड्रॉयड था, अमेज़ॉन के पास अपना कोई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जो उनकी डिजिटल इकोसिस्टम को बांध कर रख सके। लेकिन एलेक्सा के जरिए बेजोस ने सीधे लोगों के लिविंग रूम को हैक कर लिया था। उन्होंने टच स्क्रीन की जरूरत ही खत्म कर दी थी। उन्होंने वॉइस को अगला बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया था और इस रेस में वे एप्पल की सीरी और गूगल असिस्टेंट से मीलों आगे निकल चुके थे। लेकिन यह डोमिनेंस अपने साथ एक नई तरह की स्क्रूटिनी लेकर आने वाला था। जैसे जैसे एलेक्सा का एडॉप्शन अमेरिका और पूरी दुनिया में बढ़ा, प्राइवेसी एडवोकेट्स और सरकारी रेगुलेटर्स की नजरें अमेज़ॉन के डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस पर टिकने लगी। कंपनी अब सिर्फ ये नहीं जानती थी कि आप उनके स्टोर से कौन सी किताबें या जूते खरीदते हैं, वह ये भी जान रही थी कि आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर क्या बात करते हैं, आप सुबह किस समय उठते हैं, आपके म्यूजिक टेस्ट क्या है और आपके बच्चे किस तरह के सवाल पूछते हैं। यह कस्टमर डेटा और पावर का एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड लेवल था जिसके लिए शायद दुनिया और सच कहें तो खुद अमेज़ॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार नहीं था। प्राइवेसी का यह सवाल कोई छोटी मोटी लीगल अड़चन नहीं थी जिसे किसी पीआर स्टेटमेंट से खत्म किया जा सकता था। यह अमेज़ॉन के पूरे बिजनेस मॉडल और कस्टमर के साथ उनके रिलेशनशिप के लिए एक फंडामेंटल शिफ्ट था। इसे ऐसे समझिए, जब आप अमेज़ॉन पर जूते, किताबें या ग्रॉसरी खरीदते हैं तो आप कंपनी को ट्रांजैक्शनल डेटा दे रहे होते हैं। आप क्या खरीद रहे हैं, किस कीमत पर खरीद रहे हैं और आपका शिपिंग एड्रेस क्या है। ये डेटा वैल्यूएबल है, लेकिन ये इंटीमेट नहीं है। यह आपकी पर्सनल लाइफ की गहराई में नहीं उतरता। लेकिन इको के साथ डायनामिक्स पूरी तरह बदल गए। एक ऐसा डिवाइस जो हमेशा पावर ग्रिड से जुड़ा है, इंटरनेट से कनेक्टेड है और जिसके माइक्रोफोन 24 घंटे एक्टिव है, वह आपके घर के उस सेंटर में बैठा है जहां आप अपनी सबसे पर्सनल बातें करते हैं। ब्रैड स्टोन इस किताब में उस मोमेंट को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं जब दुनिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि एलेक्सा के पीछे सिर्फ कोई कोल्ड कैलकुलेटिंग एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे असल इंसान बैठे थे। शुरुआत में अमेज़ॉन ने दुनिया को यही बताया था कि यह एक स्मार्ट एआई है
जो खुद ब खुद सीख रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर शुरुआती दौर में, कोई जादू नहीं होता। उसे लगातार ट्रेन करना पड़ता है। मशीन को यह सीखना पड़ता है कि अलग अलग एक्सेंट, बच्चों की तोतली आवाज या बैकग्राउंड में चल रहे शोर के बीच यूजर की असली कमांड क्या है। और यह काम कोई दूसरी मशीन नहीं कर सकती थी। इसके लिए इंसानी कानों की जरूरत थी। दुनिया भर में, बोस्टन से लेकर कोस्टारिका, रोमानिया और इंडिया तक, अमेज़न ने हजारों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और डेटा एनोटेटर्स को हायर कर रखा था। इन वर्कर्स का रूटीन काम क्या था? जब आप अपने घर में एलेक्सा से बात करते थे तो उन वॉइस रिकॉर्डिंग्स के छोटे छोटे ऑडियो क्लिप्स इन वर्कर्स के कंप्यूटर स्क्रीन्स पर जाते थे। वे हेडफोन लगाकर आपकी बातें सुनते थे, उन्हें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसक्राइब करते थे और सिस्टम को फीड करते थे ताकि मशीन लर्निंग मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट बन सके। एक वर्कर अपनी शिफ्ट में हर दिन हजारों ऑडियो क्लिप्स सुनता था। जब ब्लूमबर्ग और दूसरे पब्लिकेशंस ने इस ऑपरेशन का खुलासा किया तो पब्लिक का रिएक्शन बहुत इंटेंस था। लोगों को अचानक ये महसूस हुआ कि उनके बेडरूम की प्राइवेट बातें, पति पत्नी के झगड़े, बच्चों के बेतुके सवाल और कई बार कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, ये सब किसी अनजान देश में बैठा कोई अजनबी सुन रहा है। कई बार डिवाइस वेक वर्ड सुने बिना ही गलती से एक्टिवेट हो जाता था। बैकग्राउंड में चल रही टीवी की आवाज या किसी आम बातचीत के किसी शब्द को सुनकर एलेक्सा ऑन हो जाती थी और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती थी और वह क्लिप सीधे किसी एनालिस्ट के पास पहुंच जाती थी। अमेज़न ने तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे डेटा को पूरी तरह अनोनिमाइज करते हैं, यानी उस रिकॉर्डिंग के साथ आपका नाम या पता नहीं जुड़ा होता, सिर्फ एक रैंडम अकाउंट नंबर होता है। कंपनी का तर्क था कि यह कोई सर्विलांस नहीं है, बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का एक स्टैंडर्ड टेक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। इस पब्लिक बैकलैश ने अमेज़न के अंदर एक बहुत बड़ा और साइलेंट कल्चरल शिफ्ट ट्रिगर कर दिया था। जेफ बेजोस और उनकी टॉप लीडरशिप टीम को यह समझना पड़ा कि अब वे सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल सुपरमार्केट नहीं चला रहे हैं, अनजाने में ही सही वे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे इंटीमेट डोमेस्टिक सर्विलांस नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं। इस रियलिटी चेक ने कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को हिला कर रख दिया। अब तक अमेज़न का पूरा फोकस सिर्फ ग्रोथ, स्पीड और नए फीचर्स शिप करने पर था। डे वन का माइंडसेट कहता था कि तेजी से काम करो और रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तोड़ दो। लेकिन अब उनके पास करोड़ों घरों का ऐसा सेंसिटिव डेटा था जो अगर किसी हैकर के हाथ लग जाता या लीक हो जाता तो कंपनी की रेपुटेशन रातों रात खत्म हो सकती थी। इंजीनियरिंग टीम्स के बीच एक भारी टेंशन पैदा हो गई। एक तरफ बेजोस का प्रेशर था कि एलेक्सा को और स्मार्ट बनाओ, उसे नए स्किल्स सिखाओ, उसे ऐसा बनाओ कि वह यूजर के मूड को समझ सके। और दूसरी तरफ लीगल और सिक्योरिटी टीम्स थी जो कह रही थी कि हमें डेटा कलेक्शन को लिमिट करना होगा। वॉशिंगटन डीसी में बैठे पॉलिटिशियंस और यूरोपियन यूनियन के सख्त रेगुलेटर्स ने अमेज़न की तरफ अपनी नजरें गड़ा दी थी। जो कंपनी अब तक सिर्फ ई कॉमर्स की मोनोपोली के लिए स्क्रूटिनाइज की जाती थी, वह अचानक ग्लोबल प्राइवेसी डिबेट के बिल्कुल सेंटर में आ गई थी। लेकिन जेफ बेजोस का अप्रोच इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान बहुत साफ था। उन्होंने टीम्स को प्राइवेसी कंट्रोल्स बेहतर करने के निर्देश जरूर दिए, जैसे यूजर्स को अपने रिकॉर्डिंग खुद डिलीट करने का ऑप्शन देना, लेकिन उन्होंने एलेक्सा के एक्सपेंशन की स्पीड को धीमा करने से साफ मना कर दिया। उनके लिए डेटा वो फ्यूल था जो इस नए एआई इकोसिस्टम को चला रहा था। अगर आप फ्यूल कम कर देंगे तो इंजन रुक जाएगा। बेजोस ने इस प्राइवेसी डिबेट को एक बैरियर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे शोर की तरह देखा जिसे इग्नोर करके आगे बढ़ना था, क्योंकि उनका विजन अब सिर्फ एक स्मार्ट स्पीकर तक सीमित नहीं था। वे जान गए थे कि अगर उन्हें टेक इंडस्ट्री के टॉप पर बैठना है तो उन्हें कस्टमर के घर के हर हिस्से पर कंट्रोल चाहिए। उन्हें सिर्फ ये नहीं जानना था कि कस्टमर क्या बोल रहा है, बल्कि ये भी जानना था कि घर में कौन आ रहा है, घर का टेम्परेचर क्या है और घर का वाईफाई कैसे काम कर रहा है। इसी डेटा हंगर ने अमेज़न को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां उन्होंने घर के अंदर मौजूद हर फिजिकल डिवाइस को कैप्चर करने की एक बहुत ही अग्रेसिव और खर्चीली स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी। जेफ बेजोस बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर एलेक्सा दिमाग है तो एक दिमाग बिना नर्वस सिस्टम और आंखों के ज्यादा दूर तक काम नहीं कर सकता।
घर के अंदर सिर्फ एक स्मार्ट स्पीकर रख देना काफी नहीं था। इकोसिस्टम को पूरी तरह से क्लोज करने के लिए अमेज़न को आपके घर के हर हिस्से, दरवाजे, वाईफाई राउटर और सिक्योरिटी कैमरे पर अपना कंट्रोल चाहिए था। बेजोस का विजन बहुत क्लियर था। वे आपके घर के फिजिकल स्पेस को सिर्फ कैप्चर नहीं करना चाहते थे, वे उसे डेटा पॉइंट्स में बदलना चाहते थे। अब अगर अमेज़न हर एक स्मार्ट डिवाइस खुद स्क्रैच से बनाता तो उन्हें सालों लग जाते, और सिलिकॉन वैली में टाइमिंग ही सब कुछ है। गूगल अपनी नेस्ट लाइनअप के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था और एप्पल अपने होम किट को अग्रेसिवली पुश कर रहा था। ऐसे में बेजोस ने एक बहुत ही प्रैग्मेटिक प्लेबुक का इस्तेमाल किया। अगर आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते और अगर आपके पास खर्च करने के लिए बिलियंस में कैश मौजूद है, तो जो लोग मार्केट को लीड कर रहे हैं उन्हें ही खरीद लो। यहीं पर एंट्री होती है एक कंपनी की जिसे आज हम रिंग नाम से जानते हैं। जेमी सिमनॉफ नाम के एंटरप्रेन्योर ने एक स्मार्ट डोरबेल बनाई थी। उन्होंने इसे शार्क टैंक पर पिच किया था और वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन सिमनॉफ ने अपने प्रोडक्ट को लगातार रिफाइन किया और जल्द ही रिंग अमेरिकन सबर्ब्स में एक स्टेटस सिंबल बन गया। यह एक ऐसा डोरबेल था जिसमें कैमरा लगा था, मोशन सेंसर था और जो आपके स्मार्टफोन पर डायरेक्ट लाइव फीड भेजता था। अमेज़न की नज़र में रिंग सिर्फ एक डोरबेल बनाने वाली स्टार्टअप नहीं थी, उनके लिए यह घर का पेरीमीटर था, आपके घर का बॉर्डर। जरा इस प्रॉब्लम को अमेज़न के नज़रिए से सोचिए। वे हर दिन करोड़ों पैकेज डिलीवर कर रहे थे। उनके सामने एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, जिसे अमेरिका में पोर्च पायरेट्स कहा जाता है, यानी वो लोग जो दरवाजे पर रखे हुए पार्सल्स चुरा लेते थे। इससे कंपनी को रिफंड्स और रिप्लेसमेंट में हर साल करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा था। 2018 में अमेज़न ने लगभग $1 बिलियन में रिंग को एक्वायर कर लिया। बेजोस ने इस डील से एक तीर से कई निशाने साधे। पहला, उन्होंने कस्टमर के घर के बाहर एक इनविजिबल सिक्योरिटी लेयर बना दी। कस्टमर अब खुद अपने पार्सल की निगरानी कर सकते थे। लेकिन इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू वो था जिसे ब्रैड स्टोन ने बहुत गहराई से एनालाइज किया है। रिंग को एक्वायर करके अमेज़न को वीडियो डेटा का एक ऐसा विशाल नेटवर्क मिल गया जो अभूतपूर्व था। रिंग ने सिर्फ वीडियो कैमरे नहीं बेचे, उन्होंने अनजाने में एक पूरा प्राइवेट सर्विलांस नेटवर्क खड़ा कर दिया। उन्होंने अमेरिका भर के पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ अग्रेसिव पार्टनरशिप्स करना शुरू कर दी। पुलिस अब रिंग के नेबर्स ऐप के जरिए सीधे यूजर्स से उनके कैमरों का फुटेज मांग सकती थी। यह एक बहुत बड़ा और अनकंफर्टेबल शिफ्ट था। एक ई कॉमर्स कंपनी जो कुछ साल पहले तक सिर्फ किताबें और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती थी, वो अब अचानक एक प्राइवेट सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट टूल बन गई थी। बेजोस और उनकी एग्जीक्यूटिव टीम ने इस ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा कि लोग अपनी प्राइवेसी से ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी को लेकर पैरानॉइड रहते हैं। अगर आप उन्हें ये एहसास करा दें कि उनके मोहल्ले में कोई खतरा हो सकता है, तो वे खुशी खुशी अपने घर के बाहर एक कैमरा लगा लेंगे और वो कैमरा हर आते जाते इंसान, गाड़ी और हरकत का डेटा सीधा अमेज़न के सर्विलांस नेटवर्क में फीड करेगा। लेकिन बेजोस यही रुकने वाले नहीं थे। घर का पेरीमीटर सिक्योर करना ही काफ़ी नहीं था। घर के अंदर के सारे स्मार्ट डिवाइसेस को आपस में बात करने के लिए और एलेक्सा को बिना किसी लैग के रिस्पॉन्ड करने के लिए एक मजबूत और रिलायबल नेटवर्क चाहिए था। अगर आपका वाईफाई राउटर खराब है तो ना एलेक्सा काम करेगी, ना रिंग कैमरा आपको नोटिफिकेशन भेजेगा और ना ही आप प्राइम वीडियो स्ट्रीम कर पाएंगे। इस फ्रिक्शन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बेजोस ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ईरो नाम के एक स्टार्टअप कंपनी पर अपनी नजर डाली। ईरो ने मेश नेटवर्किंग की दुनिया में एक तरह का रेवोल्यूशन ला दिया था। उन्होंने घर के हर कोने में वाईफाई के डेड जोन्स को खत्म करने का एक बहुत ही स्लीक और सिंपल सॉल्यूशन निकाला था। ईरो के राउटर सिर्फ इंटरनेट नहीं देते थे, वे आपके घर के नेटवर्क को डायनामिकली ऑप्टिमाइज करते थे। अमेज़न ने 2019 में ईरो को एक्वायर कर लिया। अब इस डील के पीछे का असली स्ट्रैटेजिक लॉजिक समझिए। जब आप ईरो राउटर अपने घर में लगाते हैं तो वह राउटर सिर्फ डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वह आपके घर के हर एक कनेक्टेड डिवाइसेस को मैप कर रहा है। उसे पता है कि आपके घर में कितने स्मार्टफोन्स हैं, कौन सा टीवी है, कौन सा डिवाइस किस वक्त इंटरनेट यूज कर रहा है और किस डिवाइस का सिग्नल वीक हो रहा है। ईरो इंटरनेट का वो मेन गेट था जिससे होकर घर का सारा ट्रैफिक गुजरता था।
इसे कंट्रोल करके अमेजॉन ने स्मार्ट होम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लिया। अगर कोई दूसरी कंपनी कोई नया स्मार्ट डिवाइस बनाती भी है तो उसे इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए ईरो के नेटवर्क से ही गुजरना होगा। ब्रैड स्टोन इन एक्विजिशंस को एक बहुत ही शार्प लेंस से हमारे सामने रखते हैं। वे दिखाते हैं कि जेफ बेजोस की स्ट्रैटेजी सिर्फ आइसोलेटेड प्रोडक्ट्स बेचने की नहीं थी। वे अमेजॉन को आपके घर के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा इनविजिबल हिस्सा बना रहे थे जिसे आप चाहकर भी अनप्लग नहीं कर सकते। आपने पार्सल चोरी से बचने के लिए रिंग लगा लिया। आपने उस रिंग और एलेक्सा को बिना रुके चलने के लिए एरो लगा लिया। और इन सब के बीच अमेजॉन आपके घर का लेआउट, आपके आने जाने का समय, आपके मोहल्ले की एक्टिविटी और आपके इंटरनेट यूज का पूरा पैटर्न साइलेंटली मॉनिटर कर रहा था। ये कोई एक्सीडेंटल ग्रोथ नहीं थी, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड ब्रूट फोर्स एम्पायर बिल्डिंग थी। अमेजॉन अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं था जहां आप शॉपिंग करते थे, वो एक यूटिलिटी बन गया था जिस पर आपका पूरा घर चल रहा था। अब जरा सोचिए, आपने एलेक्सा को कमांड दी, रिंग ने आपके घर का पेरीमीटर सिक्योर किया, ईरो ने वह नेटवर्क प्रोवाइड किया जिस पर यह सब चल रहा है, लेकिन इन सब के सेंटर में वह गत्ते का डिब्बा है जिसे आपके दरवाजे तक पहुंचाना है। डिजिटल मैजिक अपनी जगह है, लेकिन अंत में उस फिजिकल प्रोडक्ट को किसी ना किसी को उठाकर आपके घर तक लाना ही होगा। 2013 का क्रिसमस सीजन जेफ बेजोस और उनके एग्जीक्यूटिव टीम के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। उस साल हॉलिडे शॉपिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा था कि यूपीएस और फेडेक्स का पूरा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क कोलैप्स कर गया। लाखों कस्टमर्स के पार्सल क्रिसमस के दिन तक डिलीवर नहीं हो पाए। अमेजॉन के लिए यह सिर्फ एक ऑपरेशनल फेलियर नहीं था, यह उनके उस कोर प्रॉमिस का टूटना था जिस पर उन्होंने अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया था, कस्टमर ट्रस्ट। बेजोस को यह बात बिल्कुल साफ समझ आ गई कि जब तक वे अपनी डिलीवरी के लिए थर्ड पार्टी कंपनियों पर निर्भर रहेंगे, उनके बिजनेस की चाबी किसी और के हाथ में रहेगी। यहीं से एक ऐसे लॉजिस्टिकल मॉन्स्टर का जन्म होता है जिसने पूरी दुनिया के सप्लाई चेन रूल्स को हमेशा के लिए बदल दिया। इंटरनली इस प्रोजेक्ट को अमेजॉन लॉजिस्टिक्स या AMZL का नाम दिया गया। अमेजॉन ने अब तक बड़े बड़े फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाए थे। ये साइज में इतने बड़े होते थे कि इनके अंदर कई फुटबॉल फील्ड समा जाए, लेकिन ये शहरों से बहुत दूर हाईवे के किनारे होते थे। लास्ट माइल डिलीवरी को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने शहरों के बिल्कुल बीचों बीच पुराने इंडस्ट्रियल पावर्स और खाली पड़े वेयर हाउसेस को डिलीवरी स्टेशंस में बदलना शुरू कर दिया। ये वो जगह थी जहां बड़े ट्रक से सामान उतरता था और उन छोटी डिलीवरी वैन में लोड होता था जो आपके मोहल्ले में आती है। लेकिन बेजोस का असली मास्टर स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वह उनका लेबर मॉडल था। अगर अमेजॉन इन हजारों वैन ड्राइवर्स को अपना डायरेक्ट एम्प्लॉय बनाता तो उन्हें हेल्थ केयर, पेंशन और यूनियन से जुड़ी मांगों का सामना करना पड़ता। ब्रैड स्टोन इस बुक में समझाते हैं कि कैसे अमेजॉन ने डिलीवरी सर्विस पार्टनर्स यानी DSP प्रोग्राम लॉन्च किया। उन्होंने छोटे एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करें, हम आपको लीज पर नीले रंग की अमेजॉन वैन देंगे, हम आपको डिलीवरी रूट देंगे और आप ड्राइवर्स हायर करके हमारे पैकेज डिलीवर करेंगे। कागजों पर ये ड्राइवर्स अमेजॉन के एम्प्लॉयज नहीं थे, वे उन छोटी DSP कंपनियों के लिए काम करते थे, लेकिन जमीन पर सच्चाई बिल्कुल अलग थी। इन ड्राइवर्स का हर एक मूवमेंट, उनकी गाड़ी की स्पीड और उनका हर एक ब्रेक पूरी तरह से अमेजॉन का सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा था। जब कोई ड्राइवर सुबह अपनी शिफ्ट शुरू करता था तो उसे एक खास डिवाइस दिया जाता था जिसे रैबिट कहते हैं। यह सिर्फ एक नेविगेशन टूल नहीं था, यह एक डिजिटल सुपरवाइजर था। सॉफ्टवेयर पहले से तय करता था कि एक ड्राइवर को आज 250 से 300 पैकेज डिलीवर करने हैं। एल्गोरिथम ये भी कैलकुलेट कर लेता था कि 2 घरों के बीच वैन चलाने में कितना समय लगेगा, पार्सल स्कैन करने में कितने सेकंड लगेंगे और दरवाजे तक चलकर जाने में कितने कदम लगेंगे। इंसान मशीन नहीं होते, उन्हें ट्रैफिक जैम मिलता है, उन्हें अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का गेट कोड नहीं मिलता, उनके सामने अचानक कोई कुत्ता आ जाता है। लेकिन एल्गोरिदम को इन फिजिकल रुकावटों से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ अपने डेटा पॉइंट्स और डिलीवरी ग्राफ को ग्रीन रखना था। अगर कोई ड्राइवर अपने तय समय से 2 मिनट भी पीछे हो जाता तो सिस्टम उसे रेड फ्लैग कर देता।
इसका नतीजा ये हुआ कि ड्राइवर्स के पास पानी पीने या टॉयलेट जाने तक का समय नहीं बचा। अगर वे अपना रूट छोड़कर किसी गैस स्टेशन के वॉशरूम तक जाते तो उनका डिलीवरी कोटा पूरा नहीं होता। कोटा पूरा नहीं होने का मतलब था सिस्टम द्वारा उनकी परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड करना और अंततः नौकरी से निकाल दिए जाना। इस अनरियलिस्टिक प्रेशर के कारण ड्राइवर्स को अपने वैन के अंदर प्लास्टिक की बोतलों में यूरिनेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और सर्विलांस सिर्फ रैबिट डिवाइस तक सीमित नहीं था। अमेजॉन ने इन डिलीवरी वैन के अंदर AI पावर्ड कैमरे इंस्टॉल करने शुरू कर दिए। ये कैमरे सड़क को तो देखते ही थे, लेकिन उनका एक लेंस हमेशा ड्राइवर के चेहरे पर फिक्स रहता था। अगर ड्राइवर ने सड़क से नजर हटाकर रेडियो का वॉल्यूम कम किया, अगर उसने जमाई ली या अगर उसने स्टॉप साइन पर गाड़ी को पूरी तरह से 0 की स्पीड पर नहीं रोका, तो कैमरा तुरंत वह डेटा सिस्टम को भेज देता था। ड्राइवर के स्कोर कार्ड में से पॉइंट्स कट जाते थे। यह एक ऐसा सिस्टम था जहां इंसान को एक एल्गोरिदम के एक्सटेंशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बेजोस ने कस्टमर्स को 2 दिन और फिर 1 दिन की प्राइम डिलीवरी का एडिक्शन लगा दिया था, लेकिन इस जादुई स्पीड की कीमत उन ड्राइवर्स का पसीना और उनकी डिग्निटी चुका रही थी, जो उस एल्गोरिदम के गुलाम बन चुके थे। जब कोई DSP ओनर इस अनफेयर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता, तो अमेजॉन बिना किसी वार्निंग के उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता। उनके पास रिप्लेसमेंट की कोई कमी नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सड़क पर डिलीवरी करने वाले ड्राइवर्स की जिंदगी इतनी मुश्किल थी, तो सियाटल हेडक्वार्टर्स में बैठे वो लोग जो इन सिस्टम्स को बना रहे थे, वे बहुत आराम में होंगे। आमतौर पर सिलिकॉन वैली का नाम सुनते ही दिमाग में फ्री फूड, पिंग पोंग टेबल्स और रिलैक्स्ड वर्क एनवायरनमेंट की इमेज आती है। गूगल और फेसबुक अपने एम्प्लॉयज को कैंपस में हर तरह की सुविधा देते हैं, लेकिन सियाटल में अमेजॉन के टावर्स के अंदर का माहौल किसी टेक यूटोपिया जैसा नहीं था। वो एक कॉम्बैट जोन था। ब्रैड स्टोन इस वाइट कॉलर कल्चर को बहुत करीब से एनालाइज करते हैं। उन्होंने दिखाया है कि कैसे अमेजॉन के अंदर की दुनिया डेटा और लीडरशिप प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द बुनी गई थी। जेफ बेजोस ने जानबूझकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया था जहां कॉम्प्लेसेंसी यानी संतुष्ट होकर बैठ जाने की कोई जगह नहीं थी। वहां कोई भी ये नहीं कह सकता था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, अब थोड़ा आराम करते हैं। इस कल्चर का सबसे बड़ा टेस्ट हर हफ्ते बुधवार को होने वाली मीटिंग में होता था। इसे WBR यानी वीकली बिजनेस रिव्यू कहा जाता है। ये कोई आम कॉर्पोरेट मीटिंग्स नहीं थी जहां लोग बैठकर गपशप करते हैं और पावर पॉइंट स्लाइड्स देखते हैं। WBR एक तरह का इंटरोगेशन रूम होता था। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एक बड़ी सी टेबल के चारों तरफ बैठते थे। उनके सामने सैकड़ों पन्नों का एक डॉक्यूमेंट होता था जो पूरी तरह से चार्ट्स, ग्राफ्स और डेटा पॉइंट्स से भरा होता था। इस मीटिंग का फोकस कभी भी इस बात पर नहीं होता था कि क्या सही चल रहा है। सारा फोकस इस बात पर होता था कि क्या गलत हुआ। अगर आपके डिपार्टमेंट के ग्राफ में कोई लाइन थोड़ी सी भी नीचे गई है, अगर डिलीवरी टाइम में कुछ माइक्रोसेकंड्स का भी डिले हुआ है, तो आपको पूरी लीडरशिप के सामने उसका जवाब देना होता था। आप वहां खड़े होकर ये नहीं कह सकते थे कि शायद मौसम खराब था या मुझे लगता है कि वेंडर्स लेट थे। अमेजॉन में शायद और मुझे लगता है जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं थी। आपको रूट कॉज एनालिसिस देना होता था। आपको एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स के साथ बताना होता था कि प्रॉब्लम कहाँ आई और आप उसे फिक्स करने के लिए क्या कर रहे हैं। यहीं से वो माइंडसेट पैदा हुआ जिसे एनी डिफेक्ट इज अ डिफेक्ट कहा जाता है। अमेजॉन के अंदर अगर एक कस्टमर को टूटा हुआ पार्सल मिला या वेबसाइट का कोई पेज लोड होने में 1 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, तो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, वो एक डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट को सिस्टम से पूरी तरह मिटाना आपकी जिम्मेदारी है। यह परफेक्शन की एक ऐसी डिमांड थी जो इंसानी दिमाग पर भारी टोल ले रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब अमेजॉन के वर्क कल्चर पर एक बहुत लंबी रिपोर्ट पब्लिश की, तो उसमें बताया गया कि कैसे एग्जीक्यूटिव्स अपने डेस्क पर रोते हुए देखे जाते थे। लोग बर्नआउट का शिकार हो रहे थे। रात के 12 बजे या छुट्टी के दिन भी ईमेल्स का रिप्लाई करना एक नॉर्मल बात थी। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो आप डे 1 माइंडसेट से बाहर हो चुके हैं। और इस इंटेंसिटी के टॉप पर खुद जेफ बेजोस बैठे थे। उनका मैनेजमेंट स्टाइल बहुत अनोखा था।
वे अक्सर कस्टमर्स के कंप्लेंट ईमेल्स खुद पढ़ते थे। अगर उन्हें कोई ईमेल मिलता जिसमें किसी कस्टमर ने खराब सर्विस की शिकायत की है तो वे उस ईमेल को सीधा उस डिपार्टमेंट हेड को फॉरवर्ड कर देते थे। उस फॉरवर्ड किए गए ईमेल में बेजोस कुछ नहीं लिखते थे, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर होता था, एक क्वेश्चन मार्क। जब किसी एग्जीक्यूटिव के इनबॉक्स में जेफ बेजोस का वह क्वेश्चन मार्क वाला ईमेल लैंड करता था तो पूरे डिपार्टमेंट में पैनिक मच जाता था। लोगों की छुट्टियां कैंसिल हो जाती थी। इंजीनियर्स रात रात भर जागकर उस एक कंप्लेंट के पीछे का पूरा ट्रेल ढूंढते थे ताकि वे बेजोस को एक 6 पेज का डॉक्यूमेंट लिखकर बता सके कि यह गलती क्यों हुई और यह दोबारा कभी क्यों नहीं होगी। इस कल्चर को सरवाइव करने के लिए मैनेजर्स के बीच एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन पैदा हो गया था। ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू के दौरान, जिसे आम भाषा में स्टैक रैंकिंग कहा जाता है, मैनेजर्स को अपनी ही टीम के कुछ लोगों को बॉटम परफॉर्मेंस की लिस्ट में डालना होता था। अगर आप अपनी टीम से किसी को नहीं निकालेंगे तो सिस्टम आपको कमजोर मैनेजर मान लेगा। इसलिए लोग अपने कलीग्स की गलतियां ढूंढते थे। मीटिंग्स में एक दूसरे के आइडियाज को बुरी तरह क्रिटिसाइज करना, जिसे अमेज़न की भाषा में वोकली सेल्फ क्रिटिकल होना या हैव बैकबोन, डिसएग्री एंड कमिट कहा जाता था, वो एक हथियार बन गया था। बाहर से देखने पर यह बहुत टॉक्सिक लग सकता है, लेकिन बेजोस और उनकी कोर टीम का मानना था कि यही वो फ्रिक्शन है जो डायमंड्स बनाता है। उनका तर्क था कि अगर हम आपस में पोलाइट बने रहेंगे, अगर हम एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे, तो हम कस्टमर को बेस्ट सर्विस कभी नहीं दे पाएंगे। ये वो जगह नहीं थी जहां आप अपने कोवर्कर्स के साथ दोस्त बनने आते हैं। ये वो जगह थी जहां आप एक मिशन के लिए काम करने आते हैं, और अगर आप उस पेस को मैच नहीं कर सकते तो सिस्टम आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। ब्रैड स्टोन बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ दिखाते हैं कि कैसे इस कल्चर ने अमेज़न को दुनिया की सबसे एफिशिएंट और पावरफुल मशीन बना दिया, लेकिन साथ ही इसने लीडरशिप के अंदर एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट भी क्रिएट कर दिया जहां इंसानी एम्पैथी को एक कमजोरी माना जाने लगा। जब डेटा ही आपका इकलौता भगवान हो तो इंसान सिर्फ उस डेटा को अचीव करने का एक टूल बनकर रह जाता है। सिएटल के इन ठंडे, डेटा ड्रिवन और रूथलेस टावर्स से निकलकर अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में एंटर करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो स्प्रेडशीट्स और एल्गोरिदम से नहीं, बल्कि ईगो, आर्ट और स्टार पावर से चलती है, हॉलीवुड। जेफ बेजोस ने यह बहुत पहले समझ लिया था कि अगर कस्टमर्स को प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ बांध कर रखना है तो सिर्फ 2 दिन की फ्री शिपिंग काफ़ी नहीं होगी। उन्हें एक ऐसा हुक चाहिए था जो लोगों को हर दिन अमेज़न के इकोसिस्टम में वापस लाए, और वो हुक था एंटरटेनमेंट। यहीं पर अमेज़न स्टूडियोज़ का जन्म होता है। लेकिन शुरुआत में सिएटल के इन टेक एग्जीक्यूटिव्स ने हॉलीवुड को भी एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि जैसे वे डेटा का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा कस्टमर कौन सी किताब खरीदेगा, वैसे ही वे डेटा का इस्तेमाल करके हिट शोज भी बना सकते हैं। शुरुआती दिनों में अमेज़न स्टूडियोज़ का मॉडल बहुत अजीब था। उन्होंने एंटरटेनमेंट पर किसी के लिए भी एक पोर्टल खोल दिया। कोई भी राइटर अपने स्क्रिप्ट वहां अपलोड कर सकता था, फिर यूजर्स उस स्क्रिप्ट को पढ़कर वोट करते थे। अमेज़न का आइडिया था कि क्राउड सोर्सिंग और डेटा एनालिटिक्स उन्हें अगला ब्लॉकबस्टर दे देंगे। वे आर्ट को एक फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हॉलीवुड ऐसे काम नहीं करता। ब्रैड स्टोन बताते हैं कि कैसे रॉय प्राइस, जिन्हें अमेज़न स्टूडियोज़ को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें इस अप्रोच से जूझना पड़ा। डेटा आपको ये बता सकता है कि लोग पास्ट में क्या देख चुके हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि भविष्य में लोगों के इमोशंस को क्या चीज़ टच करेगी। आर्ट में जो मैजिक है, जो ह्यूमन एलिमेंट है, उसे आप A/B टेस्टिंग से नहीं बता सकते। जब ये डेटा ड्रिवन अप्रोच फेल होने लगी तो बेजोस ने गियर बदला। उन्होंने हॉलीवुड के ट्रेडिशनल रूल्स को अपनाना शुरू किया, लेकिन अपने अनलिमिटेड बजट के साथ। इस दौरान एक बहुत फेमस कोट है जो बेजोस ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई गोल्डन ग्लोब जीतते हैं तो उससे हमें ज़्यादा जूते बेचने में मदद मिलती है। ये फ्लाईव्हील इफेक्ट था। लोग एक अच्छी वेब सीरीज देखने के लिए प्राइम ज्वाइन करेंगे और फिर उसी अकाउंट से टॉयलेट पेपर, गैजेट्स और कपड़े ऑर्डर करेंगे। वीडियो
सिर्फ एक मार्केटिंग टूल था। अमेजॉन ने ट्रांसपेरेंट और द मार्वलस मिसेस मेजल जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड शोज बनाए। उन्होंने एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीते, लेकिन बेजोस इससे संतुष्ट नहीं थे। वे सिर्फ अवार्ड्स नहीं जीतना चाहते थे, उन्हें अपना गेम ऑफ थ्रोन्स चाहिए था, एक ऐसा ग्लोबल कल्चरल फिनोमेनन जिसे दुनिया का हर इंसान देख रहा हो। उन्होंने अपनी टीम को सीधा निर्देश दिया कि मुझे बड़े, महंगे और एपिक शो चाहिए। इसके लिए उन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के टीवी राइट्स खरीदने के लिए $250 मिलियन खर्च कर दिए। ये सिर्फ राइट्स की कीमत थी, प्रोडक्शन का खर्च अलग था। बेजोस हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टूडियो बॉसेस को उनके ही गेम में हराने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। और इसी प्रोसेस में ब्रैड स्टोन एक बहुत ही क्रिटिकल शिफ्ट ऑब्जर्व करते हैं। ये शिफ्ट सिर्फ कंपनी की स्ट्रैटेजी में नहीं था, ये जेफ बेजोस के खुद के अंदर आ रहा था। याद कीजिए 1990 और 2000 के दशक के बेजोस को, एक गीकी चश्मे वाला कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट जो बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनता था और एक पुरानी होंडा अकॉर्ड चलाता था। लेकिन जैसे जैसे अमेजॉन स्टूडियोज हॉलीवुड में अपनी जगह बना रहा था, बेजोस का पब्लिक पर्सोना पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा था। उन्होंने जिम जाना शुरू किया, उनकी फिजिक पूरी तरह बदल गई। वे कस्टम फिटेड सूट और एविएटर सनग्लासेस पहनने लगे। वे ऑस्कर पार्टीज में रेड कारपेट पर नजर आने लगे। टॉम क्रूज और ड्वेन जॉनसन जैसे बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी। बेजोस ने लॉस एंजलिस के बेवर्ली हिल्स में एक बहुत बड़ा और आलीशान मैंशन खरीद लिया। वे अब सिर्फ एक ई कॉमर्स साइट के सीईओ नहीं रह गए थे, वे ग्लोबल मीडिया मोगल बन चुके थे, एक सेलिब्रिटी। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, यह पावर का एक नया स्टेटमेंट था। बेजोस ये दिखा रहे थे कि अब वे दुनिया के सबसे बड़े टेक टाइटन होने के साथ साथ दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब यानी हॉलीवुड के ए लिस्टर्स के बीच भी सबसे पावरफुल इंसान है। लेकिन ये नया जेफ बेजोस जो रेड कारपेट पर कैमरे की फ्लैशेस के बीच मुस्कुरा रहा था, अपने पीछे सिएटल में एक ऐसी कंपनी छोड़ रहा था जो दिन ब दिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा स्क्रूटिनाइज्ड और ज्यादा अनमैनेजेबल होती जा रही थी। जैसे जैसे बेजोस का ध्यान हॉलीवुड, स्पेस एक्सप्लोरेशन और अपनी नई सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट हुआ, अमेजॉन के अंदर की मशीनरी में कुछ बहुत गहरे क्रैक्स नजर आने लगे थे। जब जेफ बेजोस बेवर्ली हिल्स की पार्टियों में शैंपेन के गिलास चेयर कर रहे थे और रेड कारपेट पर हॉलीवुड की सबसे बड़ी हस्तियों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके उस एम्पायर के नींव में दीमक लग रही थी जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया था, अमेजॉन का रिटेल बिजनेस। हम सब बाहर से सिर्फ द एवरीथिंग स्टोर देखते हैं, लेकिन इस स्टोर के अंदर का आर्किटेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। यह बिजनेस सिर्फ कंपनी के खुद के खरीदे और बेचे हुए सामान पर नहीं चल रहा था। इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रॉफिटेबल हिस्सा था मार्केट प्लेस, यानी थर्ड पार्टी सेलर्स। बेजोस और उनकी लीडरशिप टीम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो पूरी तरह से फ्रिक्शनलेस था। कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने से अपना सेलर अकाउंट रजिस्टर कर सकता था और कुछ ही मिनटों में अपना प्रोडक्ट करोड़ों अमेरिकन और ग्लोबल कस्टमर्स के सामने लिस्ट कर सकता था। ये ओपन डोर पॉलिसी स्केल और ग्रोथ के लिए बेहतरीन थी, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन गई। ब्रैड स्टोन हमें सिएटल के साफ सुथरे हेडक्वार्टर से निकलकर शेंजन लेकर चलते हैं, चीन का वो शहर जिसे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल कहा जाता है। अमेजॉन के एग्जीक्यूटिव्स ने वहां जाकर चाइनीज फैक्ट्री ओनर्स को एनकरेज किया कि वे अमेरिकन मिडलमैन और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पूरी तरह से हटा दें। उन्होंने कहा कि आप सीधे हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, अपना माल सीधा हमारे वेयर हाउसेस में भेजिए और अमेरिकन कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचिए। लॉजिक बहुत सिंपल और अट्रैक्टिव था। अगर फैक्ट्री सीधे बेचेगी तो कीमतें और कम हो जाएंगी और कस्टमर का फायदा होगा। लेकिन इसके साथ एक ऐसा डार्क अंडरबेली क्रिएट हो गया जिसे मॉनिटर करने के लिए अमेजॉन का ऑटोमेटेड एल्गोरिदम बिल्कुल तैयार नहीं था। इमेजिन कीजिए एक छोटी अमेरिकन स्टार्टअप ने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन किया, मान लीजिए एक नया पेटेंटेड कॉफी मेकर। वो प्रोडक्ट हिट हो जाता है। कुछ ही हफ्तों के अंदर शेंजन में बैठी दर्जनों फैक्ट्रियां उस कॉफी मेकर की सस्ती, घटिया और अनऑफिशियल कॉपी बनाना शुरू कर देती थी। वे उस नकली प्रोडक्ट को उसी ओरिजिनल लिस्टिंग के नीचे दर्जनों अलग अलग नामों से लिस्ट कर देते थे।
यहाँ पर अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही क्रिटिकल मैकेनिज्म काम करता है, जिसे बाय बॉक्स कहते हैं। वो पीला बटन जिस पर क्लिक करके आप आइटम को अपनी कार्ट में डालते हैं। अमेज़ॉन का एल्गोरिदम इस बाय बॉक्स को हमेशा उस सेलर को देता है जिसकी कीमत सबसे कम होती है और जो सबसे तेज़ डिलीवरी दे सकता है। एल्गोरिदम को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या कोई सस्ती कॉपी। नतीजा ये हुआ कि कस्टमर्स ओरिजिनल ब्रांड समझकर ऑर्डर प्लेस करते थे और उनके घर वो नकली और सस्ता चाइनीज नॉक ऑफ पहुंचता था। और बात सिर्फ कॉपी कैट प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं रही। मार्केट प्लेस के अंदर एक पूरी ब्लैक हैट इंडस्ट्री खड़ी हो गई। सेलर्स ने सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए हैकिंग और फ्रॉड के ऐसे तरीके निकाल लिए जो किसी भी क्राइम थ्रिलर को मात देते। इनमें से एक बहुत पॉपुलर तरीका था ब्रशिंग। कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए अमेज़ॉन पर 5 स्टार रिव्यूज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। चाइनीज सेलर्स ने रैंडम अमेरिकन पतों पर खाली डिब्बे या सस्ते रबर बैंड्स भेजने शुरू कर दिए। उन्होंने इन पतों का डेटा ब्लैक मार्केट से खरीदा था। जब वो खाली डब्बा किसी के घर डिलीवर होता तो अमेज़ॉन के सिस्टम में एक वेरीफाइड डिलीवरी जनरेट हो जाती और फिर वो सेलर उसी डिलीवरी के आधार पर अपने ही प्रोडक्ट को एक लंबा चौड़ा 5 स्टार रिव्यू दे देता। फेसबुक और वीचैट पर ऐसे हजारों अंडरग्राउंड ग्रुप्स चल रहे थे जहां सेलर्स लोगों को फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर करते थे। डील ये होती थी कि आप प्रोडक्ट फुल प्राइस पर खरीदिए, हमें 5 स्टार रिव्यू दीजिए और हम आपको पेपल के जरिए पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। इससे भी ज्यादा डार्क प्रैक्टिस थी राइवल सेलर्स को बर्बाद करना। जो ईमानदार सेलर्स रूल्स फॉलो कर रहे थे उनके खिलाफ वेपनाइज्ड अटैक्स होने लगे। कॉम्पिटिटर्स जानबूझकर किसी अच्छे प्रोडक्ट पर रातों रात सैकड़ों फेक नेगेटिव रिव्यूज डलवा देते थे। वे ओरिजिनल सेलर की लिस्टिंग का टाइटल और फोटो बदलकर उसे किसी एडल्ट टॉय या रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में तब्दील कर देते थे। इससे होता यह था कि अमेज़ॉन के बॉट्स उस बदलाव को स्कैन करते थे और तुरंत उस ओरिजिनल ईमानदार सेलर का अकाउंट सस्पेंड कर देते थे। उस सेलर का लाखों डॉलर का इन्वेंट्री वेयरहाउस में लॉक हो जाता था और उसे वापस अपना अकाउंट चालू करवाने के लिए महीनों तक ऑटोमेटेड ईमेल से लड़ना पड़ता था, जबकि पीछे से हैकर उसकी सारी सेल्स हड़प लेता था। सिएटल में बैठे एग्जीक्यूटिव्स इस पूरे केस को समझने में बहुत लेट हो गए। उनका पूरा ध्यान उस वक्त सिर्फ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ाने और अपने क्लाउड बिजनेस को एक्सपैंड करने पर था। उन्होंने कस्टमर ट्रस्ट को टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया था। जब कस्टमर्स को घर पर फटे हुए जूते, बैटरी फटने वाले होवरबोर्ड्स या स्किन को जलाने वाले एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स मिलने लगे तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू की। इस फ्रॉड का सबसे बड़ा और विजिबल असर तब दिखा जब बर्कनस्टॉक और उसके कुछ साल बाद नाइकी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स ने अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वे एक ऐसे अनकंट्रोल्ड बाजार में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे जहां उनके ब्रांड की रेपुटेशन हर दिन नकली सामान की वजह से खराब हो रही हो और प्लेटफॉर्म उस पर कोई लगाम ना लगा पा रहा हो। ये जेफ बेजोस के खुद के बनाए हुए सिस्टम का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स था। उन्होंने कस्टमर ऑब्सेशन को अपना सबसे बड़ा रिलीजन बताया था, लेकिन इस अंधी ग्रोथ, ऑटोमेशन और हर चीज को एल्गोरिदम के भरोसे छोड़ देने की रेस में वे असल में एक ऐसा मॉन्स्टर तैयार कर चुके थे जो अब उनके खुद के कंट्रोल से बाहर जा रहा था। ई कॉमर्स की दुनिया में इतने बड़े क्राइसिस और फेक प्रोडक्ट्स के शोर के बीच जेफ बेजोस को एक और कड़वी सच्चाई का एहसास हो रहा था। आप इंटरनेट पर चाहे जितनी किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स या ब्रांडेड जूते बेच लें, लेकिन रिटेल का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा अभी भी उनकी पहुंच से बाहर था। वो हिस्सा था ग्रॉसरी। इंसान साल में एक बार फ़ोन बदलता है, महीने में एक बार कपड़े खरीदता है, लेकिन खाना उसे रोज़ चाहिए। अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन फ्रेश नाम से सालों तक ताज़ी सब्जियां और फल डिलीवर करने का एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन ये मॉडल उस स्केल पर काम नहीं कर रहा था जिसके बेजोस को आदत थी। सेब, टमाटर और दूध कोई यूएसबी केबल या हार्ड ड्राइव नहीं है जिन्हें आप गत्ते के डिब्बे में पैक करके 2 दिन तक डिलीवरी वैन में घुमा सकें। कस्टमर अपनी सब्जियां खुद देखकर, छूकर और सूंघकर खरीदना चाहता है। बेजोस समझ गए थे कि अगर उन्हें कस्टमर के वॉलेट का सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए तो उन्हें अपनी डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर ईंट और पत्थर के स्टोर्स में उतरना ही होगा। लेकिन अमेज़ॉन कोई भी काम
ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करता। अगर उन्हें फिजिकल रिटेल में आना था तो वे सिर्फ एक और आम सुपरमार्केट नहीं खोलने वाले थे। उन्होंने फिजिकल शॉपिंग के सबसे बड़े फ्रिक्शन पॉइंट को ऑब्जर्व किया, बिलिंग काउंटर पर लगने वाली लंबी लाइन। बेजोस ने अपने इंजीनियर्स के सामने एक विजन रखा, एक ऐसा स्टोर बनाओ जहां कस्टमर अपने फोन को स्कैन करके अंदर आए, शेल्फ से अपना सैंडविच या कॉफी उठाए और बस बाहर चला जाए। कोई कैशियर नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई बारकोड स्कैनिंग नहीं। इसे उन्होंने जस्ट वॉकआउट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। सुनने में ये जितना आसान लगता है, इसे हकीकत में बदलना उतना ही बड़ा इंजीनियरिंग नाइटमेयर था। सियाटल के एक ग्राउंड फ्लोर पर एक सीक्रेट टेस्ट स्टोर बनाया गया। उस स्टोर की छत को सैकड़ों हाई डेफिनेशन कैमरों से भर दिया गया और शेल्फ्स के नीचे सेंसर लगा दिए गए। जब कोई इंसान एक प्रोडक्ट उठाता तो कैमरा उसका 3D विजुअल ट्रैक करता और वेट सेंसर्स वजन कम होने को कैलकुलेट करते। अगर इंसान अपना मन बदलकर वो प्रोडक्ट वापस रख देता तो सिस्टम को तुरंत उसे उसके वर्चुअल कार्ड से हटाना होता था। शुरुआती दौर में ये सिस्टम बुरी तरह फेल हुआ। अगर दो लोग एक जैसे कपड़े पहनकर स्टोर में आ जाते या अगर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के बहुत करीब खड़ा होकर कोई सामान उठा लेता तो एल्गोरिदम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता था। उसे समझ नहीं आता था कि बिल किसके अकाउंट में भेजना है। सालों की ब्रूट फोर्स मशीन लर्निंग, हजारों कर्मचारियों द्वारा लगातार टेस्टिंग और करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहाने के बाद अंततः अमेज़न गो रियलिटी बना। लेकिन बेजोस जानते थे कि सिर्फ कुछ हाईटेक कन्वीनियंस स्टोर्स खोलने से अमेरिका का $800 बिलियन का ग्रोसरी मार्केट कैप्चर नहीं होने वाला था। उन्हें रातों रात एक मैसिव स्केल चाहिए था। और यहीं पर जून 2017 में एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ जिसने पूरे वॉल स्ट्रीट को हिला कर रख दिया। अमेज़न ने $13.7 बिलियन कैश देकर होल फूड्स को खरीद लिया। जब यह खबर पब्लिक हुई तो क्रोगर, वॉलमार्ट और टारगेट जैसी दिग्गज रिटेल कंपनियों के स्टॉक्स एक ही दिन में धड़ाम से गिर गए। मार्केट में पैनिक फैल गया। आम लोगों को लगा कि अमेज़न अब ऑर्गेनिक केल, प्रीमियम मीट और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बेचने में इंटरेस्टेड है। लेकिन ब्रैड स्टोन इस एक्विजिशन के पीछे के असली कोल्ड और कैलकुलेटेड मास्टर प्लान को डिकोड करते हैं। बेजोस के लिए होल फूड्स कोई सिर्फ एक ग्रोसरी चेन नहीं थे। उनके लिए ये अमेरिका के सबसे अमीर और प्रीमियम जिप कोड्स में मौजूद 400 से ज़्यादा प्राइम रियल एस्टेट लोकेशंस का एक रेडीमेड नेटवर्क था। ये स्टोर्स अब सिर्फ सुपरमार्केट नहीं रहने वाले थे, यह अमेज़न के इकोसिस्टम के लिए मिनी फुलफिलमेंट सेंटर्स और रिटर्न हब्स का काम करने वाले थे। लेकिन ये डील दो बहुत अलग दुनियाओं और विचारधाराओं का एक बहुत ही अनकंफर्टेबल टकराव थी। जॉन मैके, जिन्होंने होल फूड्स की स्थापना की थी, वे कॉन्शियस कैपिटलिज्म में यकीन रखते थे। उनका वर्क कल्चर बहुत ऑर्गेनिक, डिसेंट्रलाइज्ड और रिलैक्स था। उनके स्टोर मैनेजर्स खुद तय करते थे कि लोकल किसानों से कौन सा सामान खरीदना है और उसे कैसे डिस्प्ले करना है। दूसरी तरफ अमेज़न था, एक रूथलेस, सेंट्रलाइज्ड और पूरी तरह से एल्गोरिदम ड्रिवन मशीन। जैसे ही अमेज़न ने टेक ओवर किया, सियाटल के एग्जीक्यूटिव्स ने होल फूड्स के स्टोर्स में अपने टाइट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड्स लागू कर दिए। उन्होंने डे 1 का वो अग्रेसिव कल्चर उन कर्मचारियों पर थोप दिया जो दशकों से एक रिलैक्स्ड माहौल में काम करने के आदी थे। जो स्टोर मैनेजर्स पहले लोकल वेंडर्स के साथ लंबी बातचीत करके फैसले लेते थे, उन्हें अब हेडक्वार्टर से आने वाले डेटा पॉइंट्स को फॉलो करना था। अगर शेल्फ पर कोई सामान तय समय से थोड़ा भी ज़्यादा रखा है या अगर वेयरहाउस से इन्वेंट्री फ्लोर तक आने में तय मिनटों से ज़्यादा समय लग रहा है तो सिस्टम तुरंत उसे एक डिफेक्ट मानकर फ्लैग कर देता था। यह एक बहुत ही ब्रूटल एसिमिलेशन था। बेजोस सिर्फ फिजिकल रिटेल स्पेस नहीं खरीद रहे थे, वे अपनी एफिशिएंसी और अपने लॉजिस्टिक्स के उस ठंडे डीएनए को एक पुरानी ह्यूमन सेंट्रिक इंडस्ट्री के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे। उन्होंने रातों रात अपने प्राइम मेंबर्स के लिए होल फूड्स में स्पेशल डिस्काउंट्स और ब्लू बैज लगाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते उन महंगे ऑर्गेनिक सुपरमार्केट्स के एंट्रेंस पर चमकीले पीले रंग के अमेज़न लॉकर्स ने अपनी परमानेंट जगह बना ली। डिजिटल और फिजिकल रिटेल के बीच की जो आखिरी और सबसे मजबूत दीवार बची थी, बेजोस ने उसे भी एक ही मास्टर स्ट्रोक में पूरी तरह से ढहा दिया था। सियाटल अब अमेज़न के लिए छोटा पड़ रहा था।
या यूं कहे कि सियाटल की हवा अब जेफ बेजोस को रास नहीं आ रही थी। कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी कि शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चोक होने लगा था। ट्रैफिक जाम, हाउसिंग क्राइसिस और आसमान छूते रेंट्स। लोकल पॉलिटिशियंस और कम्युनिटी एक्टिविस्ट्स अब खुलकर अमेज़न को इस बर्बादी का जिम्मेदार ठहराने लगे थे। बेजोस को एक नया घर चाहिए था, एक ऐसा शहर जो उनके अगले 50,000 एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट कर सके। आमतौर पर जब कोई बड़ी कॉरपोरेशन अपना हेडक्वार्टर या नई फैसिलिटी बनाती है तो वे बहुत शांति से पर्दे के पीछे कंसल्टेंट्स और लॉबिस्ट के जरिए ज़मीन और टैक्स ब्रेक्स नेगोशिएट करते हैं। यह एक बोरिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है, लेकिन बेजोस ने इसे एक ग्लोबल तमाशा बना दिया। सितंबर 2017 में अमेज़न ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के हर शहर को एक ओपन चैलेंज दिया। इसे उन्होंने HQ2 का नाम दिया। प्रॉमिस बहुत बड़ा था, $5 बिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और 50,000 हाई पेइंग टेक जॉब्स। किसी भी मेयर या गवर्नर के लिए यह लॉटरी लगने जैसा था। अमेज़न ने एक RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज किया। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें एक ऐसा शहर चाहिए जहां 1 मिलियन से ज़्यादा की आबादी हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और सबसे अहम, वो शहर उन्हें क्या टैक्स इंसेंटिव्स दे सकता है। ब्रैड स्टोन इस पूरे प्रोसेस को एक बहुत ही शार्प और ब्रूटल रियलिटी चेक की तरह हमारे सामने रखते हैं। ये एक तरह का कॉर्पोरेट हंगर गेम्स बन गया था। दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक अमेरिका के शहरों को आपस में लड़ा रही थी और शहर वाले इस जाल में पूरी तरह फंस गए। ये देखना एक तरफ बहुत फनी था और दूसरी तरफ बहुत अनकंफर्टेबल। टक्सन शहर के लोगों ने जेफ बेजोस को इम्प्रेस करने के लिए एक 21 फुट लंबा कैक्टस सियाटल हेडक्वार्टर भेज दिया। जॉर्जिया के एक छोटे से शहर स्टोनक्रेस्ट ने तो यहाँ तक ऑफर कर दिया कि अगर अमेज़न वहाँ आता है तो वे अपने शहर का नाम बदलकर अमेज़न रख देंगे और बेजोस को वहाँ का लाइफ टाइम मेयर बना देंगे। कैलगरी ने सियाटल की सड़कों पर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए जिन पर लिखा था कि हम सियाटल वालों से ज़्यादा फ्रेंडली हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने शहर की सबसे आइकॉनिक इमारतों को अमेज़न के सिग्नेचर ऑरेंज कलर में लाइट अप करवा दिया। लेकिन इन PR स्टंट्स और डेस्परेट हरकतों के पीछे एक बहुत डार्क सच्चाई छिपी थी। पॉलिटिशियंस अपने ही शहर के टैक्स पेयर का पैसा अमेज़न के पैरों में बिछा रहे थे। न्यू जर्सी ने $7 बिलियन के टैक्स ब्रेक्स ऑफर किए। मेरीलैंड ने $8 बिलियन ऑफर किए। शिकागो ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे अमेज़न के एम्प्लॉयज़ द्वारा पे किए गए इनकम टैक्स का एक बड़ा हिस्सा सीधा वापस कंपनी के खजाने में डाल देंगे। जरा इस पावर डायनामिक को समझिए। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकारें कॉरपोरेशंस को रेगुलेट करती है, वे तय करती हैं कि कंपनियां कैसे काम करेंगी। लेकिन यहाँ एक सिंगल टेक CEO अमेरिका के गवर्नर्स और मेयर्स को अपने सामने प्रपोजल लेकर लाइन में खड़ा कर रहा था। बेजोस ने साबित कर दिया था कि उनके पास अब सिर्फ मार्केट पावर नहीं है, उनके पास सिविक और पॉलिटिकल पावर भी है। वे पूरी इकोनॉमी को अपने इशारों पर नचा सकते थे। लेकिन यह पब्लिक स्पेक्टेकल जल्द ही एक PR नाइटमेयर में बदलने लगा। जैसे जैसे इन सीक्रेट प्रपोजल्स की डिटेल्स लीक होने लगी, ग्रास रूट एक्टिविस्ट्स, यूनियन लीडर्स और इकोनॉमिस्ट्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने पूछा कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान को पब्लिक फंड से सब्सिडी क्यों दी जा रही है, जो कंपनी पहले से ही मार्केट मोनोपोली एंजॉय कर रही है, जो हर साल बिलियंस में प्रॉफिट्स कमा रही है, उसके लिए स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट क्यों काटा जा रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 14 महीने के इस पूरे ड्रामे के बाद अमेज़न ने अपना फाइनल फैसला सुनाया। उन्होंने किसी एक शहर को नहीं चुना। उन्होंने अपने वादे को तोड़ते हुए अपना हेडक्वार्टर 2 हिस्सों में बांट दिया, आधा न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड सिटी में और आधा वर्जीनिया के आर्लिंगटन में। ये एक बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक एंडिंग थी। स्टोन पॉइंट आउट करते हैं कि इन दोनों जगहों पर पहले से ही अमेज़न की बहुत बड़ी प्रेजेंस थी। ये देश के सबसे बड़े टैलेंट हब्स थे और वॉशिंगटन DC के बिल्कुल करीब आर्लिंगटन को चुनने का मतलब था सीधा पॉलिटिकल पावर सेंटर के पास बैठना।
जहां से वे पेंटागन और फेडरल गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लॉबी कर सके। कई क्रिटिक्स ने कहा कि अमेज़न ने यह फैसला शायद पहले ही कर लिया था। बाकी के 235 शहरों को सिर्फ एक पैदी की तरह इस्तेमाल किया गया। इस पूरी एक्सरसाइज के जरिए अमेज़न ने बिना एक भी डॉलर खर्च किए अमेरिका के लगभग हर बड़े शहर का प्रोप्राइटरी डेटा, उनके फ्यूचर सिटी प्लान्स, ट्रांजिट ब्लूप्रिंट्स और डेमोग्राफिक इंसाइट्स फ्री में कलेक्ट कर लिए। लेकिन बेजोस ने न्यूयॉर्क की पॉलिटिकल रियलिटी को बहुत बुरी तरह मिसकैलकुलेट किया था। उन्हें लगा था कि $3 बिलियन के टैक्स ब्रेक्स लेकर जब वे न्यूयॉर्क में एंटर करेंगे तो लोग उनके लिए एक रेड कारपेट बिछाएंगे। लेकिन वहां उन्हें अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज जैसी नई पीढ़ी के फायर ब्रांड पॉलिटिशियंस और मजबूत लेबर यूनियंस के एक भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। एक ऐसा क्लैश था जहां अमेज़न का डेवन का अग्रेसिव बुलडोजर एटीट्यूड पहली बार एक दीवार से टकरा कर रुकने वाला था। न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स सियाटल के शांत डेटा ड्रिवन बोर्ड रूम से बहुत अलग है। जेफ बेजोस और उनकी एग्जीक्यूटिव टीम को लगा था कि जब वे 25,000 हाई पेइंग जॉब्स का प्रॉमिस लेकर क्वींस के लॉन्ग आइलैंड सिटी में कदम रखेंगे तो उन्हें हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा। उनके पास स्प्रेडशीट थी जो साबित करती थी कि उनका आना शहर की इकोनॉमी के लिए कितना फायदेमंद होगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही बेसिक और क्रिटिकल चीज मिस कर दी थी, ग्राउंड लेवल की रियलिटी और लोकल कम्युनिटी का गुस्सा। इस पूरे बवाल का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था वो $3 बिलियन का टैक्स इंसेंटिव। जरा उस वक्त के न्यूयॉर्क के माहौल को इमेजिन कीजिए। शहर का सबवे सिस्टम आए दिन ब्रेकडाउन का शिकार हो रहा था। पब्लिक स्कूल्स में फंड्स की भारी कमी थी और हाउसिंग क्राइसिस आसमान छू रहा था। आम लोगों को घर का किराया देने में पसीने छूट रहे थे और ठीक उसी समय बंद दरवाजों के पीछे शहर के मेयर और स्टेट के गवर्नर एक $1 ट्रिलियन कंपनी को वहां बसने के लिए टैक्स में भारी छूट दे रहे थे। पब्लिक के नजरिए से ये ऐसा था जैसे कोई गरीब इंसान दुनिया के सबसे अमीर आदमी को सब्सिडी दे रहा हो। और यही एंट्री होती है ग्रास रूट पॉलिटिक्स की, जिसे अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज यानी AOC और न्यूयॉर्क की पावरफुल लेबर यूनियंस ने लीड किया। AOC ने सोशल मीडिया और प्रेस का बहुत ही ब्रिलियंट इस्तेमाल करके उस पूरे नैरेटिव को हाईजैक कर लिया जो अमेज़न ने महीनों की PR प्लानिंग से बनाया था। उन्होंने एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल पूछा, जो कंपनी पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, जो अपने वेयर हाउसेस में काम करने वाले लेबर्स को बेसिक सुविधाएं देने में आनाकानी करती है, उसे हमारे टैक्स का पैसा क्यों दिया जाए? यूनियंस इस बात से पहले ही भड़की हुई थी कि अमेज़न का पूरा बिजनेस मॉडल यूनियन बस्टिंग टैक्टिक्स पर टिका है। न्यूयॉर्क एक बहुत ही प्राउड यूनियन टाउन है। वहां के लेबर लीडर्स किसी भी कीमत पर एक ऐसे कॉरपोरेट जायंट को अपने बैकयार्ड में सेटल नहीं होना देना चाहते थे जो उनके वर्कर्स के अधिकारों को कुचलने का इतिहास रखता हो। ब्रैड स्टोन इस हिस्से में अमेज़न की PR मशीनरी के फेलियर को बहुत गहराई से एनालाइज करते हैं। सियाटल के टेक एग्जीक्यूटिव्स को इस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रीट फाइट की आदत नहीं थी। वे डेटा और लॉजिक से दुनिया चलाने के आदी थे। उनका लॉजिक था कि हाँ, हम टैक्स ब्रेक्स ले रहे हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में शहर को उससे कहीं ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ एक्सेल शीट्स पर नहीं चलती, वो इमोशंस, ऑप्टिक्स और परसेप्शन पर चलती है। जब अमेज़न के रिप्रेजेंटेटिव्स न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की हियरिंग में गए तो वे बहुत एरोगेंट और अनप्रिपेयर्ड लगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अपने न्यूयॉर्क कैंपस में यूनियंस को अलाउ करेंगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस एक जवाब ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। सड़कों पर प्रोटेस्ट होने लगे। लॉन्ग आइलैंड सिटी के लोकल रेजिडेंट्स को डर था कि अमेज़न के आने से वहां जेंट्रिफिकेशन का एक ऐसा तूफान आएगा जो उन्हें उनके ही मोहल्लों से बेघर कर देगा। रेंट्स रातों रात बढ़ जाएंगे और लोकल छोटे बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे। पॉलिटिशियंस को लगा कि वे इस प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल करके अमेज़न से और ज़्यादा कंसेशंस मांग सकते हैं। उन्हें लगा कि यह एक आम पॉलिटिकल निगोशिएशन है। लेकिन वे जेफ बेजोस और अमेज़न के डे 1 माइंडसेट को समझने में पूरी तरह से फेल हो गए। 14 फरवरी 2019 को वैलेंटाइन डे के दिन
अमेज़न ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे अमेरिका की पॉलिटिकल और कॉरपोरेट दुनिया को शॉक में डाल दिया। उन्होंने एक छोटा सा प्रेस रिलीज निकाला और कहा कि हम अपना न्यूयॉर्क का प्रोजेक्ट हमेशा के लिए कैंसिल कर रहे हैं। कोई बैकरूम डील नहीं, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं, कोई निगोशिएशन नहीं। उन्होंने बस अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वहां से निकल गए। ये डिसीजन बेजोस के काम करने के तरीके का एक बहुत ही क्लासिक और रूथलेस एग्जाम्पल था। अमेज़न में एक रूल है, अगर कोई प्रोजेक्ट ज़रूरत से ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा कर रहा है और अगर उसका रिटर्न उस सिरदर्द को जस्टिफाई नहीं करता तो इमोशनल हुए बिना उस प्लग को खींच दो। बेजोस के लिए न्यूयॉर्क कोई ईगो बैटल नहीं था। जब उन्होंने देखा कि लोकल पॉलिटिक्स उनके ब्रांड को डैमेज कर रही है, उनके एग्जीक्यूटिव्स का टाइम वेस्ट कर रही है और उनके टैलेंट एक्विजिशन को स्लो कर रही है, तो उन्होंने पीछे हटने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। उन्होंने साबित कर दिया कि शहर को उनकी ज़रूरत है, उन्हें शहर की नहीं। न्यूयॉर्क के हार के बाद सिएटल के बोर्ड रूम में एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी। अमेरिका का डोमेस्टिक मार्केट अब सैचुरेट हो रहा था। वहाँ ग्रोथ की एक लिमिट आ चुकी थी। अगर अमेज़न को अपनी $1 ट्रिलियन की ट्रैजेक्टरी मेंटेन करनी थी, जिसकी वॉल स्ट्रीट को अब आदत पड़ चुकी थी, तो उन्हें अमेरिका के बाहर एक ऐसा मार्केट चाहिए था जिसका स्केल उनके ग्लोबल विजन से मैच करता हो। चीन का दरवाज़ा जैक मा और अलीबाबा बहुत पहले ही बंद कर चुके थे। वहाँ अमेज़न को एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग एग्जिट लेना पड़ा था। अब दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक ही मेगा मार्केट बचा था जो पूरी तरह से अनटैप्ड था। 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश, इंडिया। लेकिन इंडिया कोई आम कंज्यूमर मार्केट नहीं है। ये स्प्रेडशीट्स और सिलिकॉन वैली के उस स्टैंडर्ड प्लेबुक से नहीं चलता जिसे बेजोस ने यूरोप में इस्तेमाल किया था। ये एक ऐसा बाजार है जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, कस्टमर की चॉइस बदल जाती है, लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है और सबसे बड़ी बात, वहाँ का लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और प्रोटेक्शनिस्ट है। जेफ बेजोस ने इस इम्पॉसिबल मार्केट को फतेह करने की जिम्मेदारी अमित अग्रवाल को दी। अमित कोई आम एग्जीक्यूटिव नहीं थे, वे बेजोस के शैडो रह चुके थे। सिएटल के कल्चर में शैडो वो टॉप एग्जीक्यूटिव होता है जो 1 से 2 साल तक 24 घंटे बेजोस के साथ रहता है, उनकी हर मीटिंग अटेंड करता है और उनके सोचने के तरीकों को पूरी तरह एब्सॉर्ब कर लेता है। जब अमित इंडिया आए तो उन्हें सिएटल के उस डे 1 और एनी डिफेक्ट इज अ डिफेक्ट वाले रिजिड माइंडसेट को इंडिया के जुगाड़ कल्चर के साथ मिक्स करना था। लेकिन अमित और उनकी टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती खराब सड़कें या कस्टमर का माइंडसेट नहीं था। उनके सामने सबसे बड़ी और अभेद दीवार थी इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI पॉलिसी। इंडिया के कानून के हिसाब से कोई भी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी सीधे कस्टमर को अपना सामान नहीं बेच सकती थी। वे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस बन सकते थे जहां लोकल इंडियन सेलर्स आकर अपना सामान बेचें। अमेज़न खुद इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर सकता था। अब जरा अमेज़न के कोर बिजनेस मॉडल को याद कीजिए। उनका पूरा गेम, उनका पूरा कस्टमर ऑब्सेशन ही इन्वेंट्री कंट्रोल और उस मैजिकल 2 डे प्राइम डिलीवरी पर टिका है। अगर वे खुद अपने वेयर हाउसेस में सामान नहीं रखेंगे, अगर उन्हें थर्ड पार्टी सेलर्स की एफिशिएंसी पर निर्भर रहना पड़ा, तो वे उस डिलीवरी स्पीड की गारंटी कैसे देंगे जिसने उन्हें अमेरिका में मोनोपोली दी थी। ब्रैड स्टोन बहुत ही क्रिटिकल लेंस के साथ बताते हैं कि कैसे अमेज़न की लीगल और स्ट्रैटेजी टीम ने इंडियन रेगुलेशंस के इस चक्रव्यूह के अंदर एक बहुत ही बारीक लूप होल खोजा। उन्होंने लोकल इंडियन कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर्स बनाने शुरू किए। क्लाउड टेल नाम की एक कंपनी इसका सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल उदाहरण बनी। अमेज़न ने नारायण मूर्ति की कैटामरान वेंचर्स के साथ एक पार्टनरशिप की। कागजों पर और सरकार की नज़रों में क्लाउड टेल एक इंडिपेंडेंट सेलर था, लेकिन हकीकत में ये अमेज़न की ही एक शैडो इन्वेंट्री मशीन थी। वेबसाइट पर बिकने वाला 80 से 90% प्रीमियम सामान, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स, क्लाउड टेल के जरिए ही मूव हो रहा था। यह कानून के ग्रे एरिया में खेला जा रहा एक बहुत ही कैलकुलेटेड और रिस्की गेम था। उन्होंने सिस्टम को बाईपास करने का एक तरीका निकाल लिया था। लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री कंट्रोल करना ही काफ़ी नहीं था। इंडिया में उनका सामना किसी छोटी कंपनी से नहीं,
बल्कि लोकल चैंपियन फ्लिपकार्ट से था, जिसे सचिन और बिनी बंसल चला रहे थे। फ्लिपकार्ट इंडिया के कस्टमर की साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझता था। उन्होंने ही कैश ऑन डिलीवरी या COD मॉडल को पॉपुलर किया था, क्योंकि इंडियंस इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने में कतराते थे। फ्लिपकार्ट को उनके ही होम ग्राउंड पर हराने के लिए बेजोस ने अपना सबसे बड़ा और सबसे ब्रूटल हथियार निकाला, उनका अनलिमिटेड चेकबुक। उन्होंने एक के बाद एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के मार्केट में पंप करने शुरू कर दिए। स्टोन इस कैश बर्न को बहुत ही डार्क रियलिटी के साथ एनालाइज करते हैं। अमेजॉन इंडिया में पहले दिन से प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आया था, वे मार्केट शेयर खरीदने आए थे। वे हर एक स्मार्टफोन, हर एक लैपटॉप और हर एक फैशन आइटम पर इतना भारी डिस्काउंट दे रहे थे कि उसका कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता था। ये कोई नॉर्मल बिजनेस कंपटीशन नहीं था, ये एक ब्रूटल एट्रिशन वॉर था, एक ऐसा युद्ध जहां दोनों कंपनियां हर महीने करोड़ों डॉलर्स का नुकसान उठा रही थी। फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टर्स को बार बार अपनी जेबें ढीली करनी पड़ रही थी, लेकिन अमेजॉन के पास अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन यानी AWS से आने वाला इतना बेतहाशा प्रॉफिट था कि वे इस ब्लीडिंग को सालों तक सस्टेन कर सकते थे। बेजोस का मैसेज बहुत क्लियर था, हम तब तक डिस्काउंट देंगे जब तक तुम ब्लीड आउट होकर हार नहीं मान लेते। इस प्रेडेटरी प्राइस वॉर का सबसे भयंकर असर इंडिया के ट्रेडिशनल रिटेलर्स यानी लाखों किराना स्टोर्स और छोटे दुकानदारों पर पड़ा। जब एक आम कस्टमर को ऑनलाइन वेबसाइट पर वही नया फ़ोन या वॉशिंग मशीन 15 से 20% सस्ते में मिल रही है, तो वह सड़क पार करके अपने लोकल दुकानदार के पास क्यों जाएगा। पूरे देश के मेन स्ट्रीट मार्केट्स खाली होने लगे। पूरे देश में छोटे दुकानदारों के एसोसिएशंस ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के इस मॉडल के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार पर ज़बरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। उनका सीधा आरोप था कि ये विदेशी कंपनियां अपने अनलिमिटेड विदेशी कैपिटल का इस्तेमाल करके प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रही हैं, यानी जानबूझकर कीमत इतना कम कर रही है कि लोकल इंडियन बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और इंडियन पॉलिटिक्स में छोटे दुकानदार सिर्फ एक इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, वे एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक है। कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी प्रो बिजनेस हो, इस गुस्से को इग्नोर नहीं कर सकती। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने रातों रात FDI के नियमों में अचानक और बहुत बड़े बदलाव कर दिए। नए नियम आ गए कि कोई भी सेलर जिस पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कंट्रोल हो, वो उस प्लेटफॉर्म पर एक लिमिट से ज़्यादा सामान नहीं बेच सकता, और कोई भी प्लेटफॉर्म किसी एक सेलर को एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं दे सकता। इस एक सरकारी नोटिफिकेशन ने सियाटल के बोर्डरूम में भूचाल ला दिया। रातों रात अमेजॉन इंडिया के वेबसाइट से लाखों प्रोडक्ट्स गायब हो गए। उनका पूरा सप्लाई चेन क्रैश कर गया। क्लाउड टेल का पूरा ऑपरेशन कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। जो कंपनी अमेरिका में गवर्नर्स और मेयर्स को अपने HQ2 प्रोजेक्ट के लिए लाइन में खड़ा कर रही थी, जो कैपिटल हिल में लॉबिंग करके अपने हक में कानून बनवा रही थी, वो इंडिया की कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी और इस अचानक आए पॉलिटिकल बाउंसर के सामने पूरी तरह से उलझ कर रह गई। उन्हें ये कड़वा सच समझ आया कि इंडिया में कैपिटल और एल्गोरिदम हर पॉलिटिकल ताले को नहीं खोल सकते। इंडिया में इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैश बर्न। जेफ बेजोस ने फ्लिपकार्ट से लड़ने के लिए अपनी चेकबुक खोल दी थी, लेकिन एक सवाल जो अक्सर मिस हो जाता है, वो सारा पैसा आ कहाँ से रहा था। अगर आप अमेजॉन के कोर रिटेल बिजनेस को देखें तो वहाँ मार्जिन्स बहुत थिन होते हैं। आप एक किताब या टूथपेस्ट बेचकर बिलियंस का एक्स्ट्रा कैश नहीं जनरेट कर सकते, जिसे आप दूसरे देशों में या हॉलीवुड शोज पर पानी की तरह बहा सकें। इस सवाल का जवाब अमेजॉन की वेबसाइट पर नहीं है। इसका जवाब एक ऐसी अदृश्य मशीन में छिपा है जिसे आम कस्टमर कभी नहीं देखता। एक ऐसा इंजन जिसने पूरी दुनिया के इंटरनेट का आर्किटेक्चर हमेशा के लिए बदल दिया, अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी AWS। ब्रैड स्टोन इस किताब में हमें 2000 के दशक की शुरुआत में सियाटल वापस ले जाते हैं। उस वक्त अमेजॉन सिर्फ एक ई-कॉमर्स साइट थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल प्रॉब्लम चल रही थी। अगर किसी इंजीनियर को वेबसाइट पर कोई नया फीचर लॉन्च करना होता था तो उसे सिर्फ सर्वर स्पेस और डेटाबेस सेटअप करने में हफ्तों, कभी कभी महीनों लग जाते थे।
पूरा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर एक उलझे हुए धागे की तरह था। एंडी जेसी, जो उस वक्त बेजोस के शैडो थे, उन्होंने इस फ्रिक्शन को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया। उन्होंने बेजोस के साथ मिलकर एक बहुत ही रेडिकल आइडिया पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम अपने पूरे सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में तोड़ दें। इन्हें उन्होंने प्रिमिटिव्स कहा। स्टोरेज के लिए एक अलग ब्लॉक, कंप्यूटिंग पावर के लिए अलग ब्लॉक और डेटाबेस के लिए अलग। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक इन ब्लॉक्स को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना नहीं था। जेसी और बेजोस ने डिसाइड किया कि वे इस कंप्यूटिंग पावर को बाहर की दुनिया के लिए रेंट पर देंगे। इसे समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का एग्जाम्पल लेते हैं। 100 साल पहले अगर किसी फैक्ट्री को मशीनें चलानी होती थी तो उन्हें अपना खुद का पावर प्लांट बनाना पड़ता था। आज आप ऐसा नहीं करते। आप दीवार में प्लग लगाते हैं और जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उतने का बिल देते हैं। AWS ने एग्जैक्टली यही मॉडल सॉफ्टवेयर की दुनिया में लागू कर दिया। उन्होंने कंप्यूटिंग पावर को एक यूटिलिटी बना दिया। 2006 में जब AWS पहली बार लॉन्च हुआ तो सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि एक किताबें बेचने वाली कंपनी अचानक से सर्वर और स्टोरेज स्पेस क्यों बेच रही है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM जैसे दिग्गजों ने इस मूव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उनके लिए अमेज़ॉन एक रिटेलर था, कोई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब तक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को यह एहसास हुआ कि क्लाउड कंप्यूटिंग ही फ्यूचर है, तब तक AWS रेस में मीलों आगे निकल चुका था। AWS ने सबसे पहले स्टार्टअप्स को टारगेट किया। इमेजिन कीजिए आप 2008 में एक स्टार्टअप फाउंडर है। पहले आपको अपना आइडिया टेस्ट करने के लिए महंगे सर्वर्स खरीदने पड़ते थे। आपको करोड़ों का वेंचर कैपिटल चाहिए होता था सिर्फ हार्डवेयर खरीदने के लिए। लेकिन AWS के आने से सब कुछ बदल गया। अब एक कॉलेज स्टूडेंट अपने डॉर्म रूम में बैठकर सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके दुनिया का सबसे पावरफुल सर्वर स्पेस रेंट कर सकता था। Airbnb, Uber, Pinterest, इन सभी कंपनियों का जन्म और स्केल AWS की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जिसने टेक इंडस्ट्री के डायनामिक्स को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। नेटफ्लिक्स, जो उस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस थी, उसने अपने सारे खुद के डेटा सेंटर्स बंद कर दिए और अपनी पूरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पर शिफ्ट कर दिया। सोचिए, नेटफ्लिक्स जो प्राइम वीडियो का सबसे बड़ा राइवल है, वो अपना पूरा बिजनेस अमेज़ॉन के सर्वर्स पर चला रहा है और हर महीने अमेज़ॉन को इसके लिए करोड़ों डॉलर्स का चेक लिख रहा है। क्लाउड बहुत ही मिसलीडिंग शब्द है। जब हम क्लाउड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आसमान में तैरता हुआ कोई इनविजिबल डेटा आता है। लेकिन क्लाउड की एक बहुत ही भारी कॉन्क्रीट और फिजिकल रियलिटी है। स्टोन हमें वर्जीनिया के लाउडाउन काउंटी लेकर चलते हैं। वहाँ की सड़कों के किनारे आपको कोई मॉल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगी। वहाँ सिर्फ मीलों तक फैले हुए बिना खिड़कियों वाले विशाल कंक्रीट के बॉक्सेस हैं। इनके अंदर लाखों सर्वर्स दिन रात काम कर रहे हैं। इन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए विशाल इंडस्ट्रियल चिलर्स लगे हैं जिनकी आवाज़ मीलों तक सुनी जा सकती है। ये सेंटर्स इतने ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं जितनी एक छोटे शहर को चलाने के लिए काफ़ी होती है। जेफ बेजोस ने चुपचाप इन कंक्रीट के बॉक्सेस का एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क खड़ा कर लिया था जिसके बिना आज इंटरनेट काम ही नहीं कर सकता। अगर आज AWS के सर्वर्स 1 घंटे के लिए डाउन हो जाए तो सिर्फ अमेज़ॉन की ही शॉपिंग नहीं रुकेगी, दुनिया के हज़ारों ऐप्स काम करना बंद कर देंगे, बैंकों के ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगे और कॉर्पोरेट दुनिया में एक डिजिटल ब्लैकआउट हो जाएगा। और इस मोनोपोली का फाइनेंशियल इम्पैक्ट अनप्रेसिडेंटेड था। ई-कॉमर्स बिजनेस में जहां अमेज़ॉन हर डॉलर पर कुछ सेंट्स बचाता था, वहीं AWS एक सॉफ्टवेयर बिजनेस था। इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स 30% से भी ज़्यादा थे। यही वो अनविजिबल कैश मशीन थी जो बेजोस को हॉलीवुड में करोड़ों के दाव लगाने, इंडिया में प्राइस वॉर लड़ने और अपना खुद का स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चलाने की ताकत दे रही थी। अमेज़ॉन अब सिर्फ एक एवरीथिंग स्टोर नहीं था। AWS के जरिए वे ग्लोबल इकोनॉमी का ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुके थे।
और इस बेतहाशा पावर के साथ एक ऐसी स्क्रूटनी और पॉलिटिकल प्रेशर आने वाला था जिसे संभालना अब सियाटल के उस पुरानी लीडरशिप टीम के बस की बात नहीं थी। जब आपके पास दुनिया का रिटेल मार्केट हो और आप दुनिया के इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कर रहे हो तो आप रडार के नीचे नहीं छिप सकते। वॉशिंगटन डीसी जाग चुका था। कैपिटल हिल के कॉरिडोर्स में अब अमेज़न को एक सक्सेस स्टोरी की तरह नहीं बल्कि एक मोनोपोली की तरह देखा जा रहा था। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस के निशाने पर एक ही कंपनी थी। एलिजाबेथ वॉरेन और बर्नी सैंडर्स जैसे लीडर्स सवाल उठा रहे थे कि क्या अमेज़न को तोड़ देना चाहिए। उनका तर्क बहुत सीधा था। आप एक ही समय में अंपायर और प्लेयर दोनों नहीं हो सकते। आप अपना खुद का मार्केट प्लेस नहीं चला सकते और फिर उसी मार्केट प्लेस पर अपने ही सेलर्स के डेटा का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स नहीं उतार सकते। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम ट्विटर पर जेफ बेजोस और अमेज़न पर हमले कर रहे थे। ट्रंप का गुस्सा पर्सनल था क्योंकि बेजोस द वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक थे और वो न्यूज़पेपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा था। अमेज़न अब एक लीगल और पॉलिटिकल क्रॉसहेयर में था। उन पर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। सियाटल के एग्जीक्यूटिव्स लॉबिंग पर करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहे थे ताकि वे अपने इस एम्पायर को टूटने से बचा सके। लेकिन बेजोस के लिए सबसे बड़ा और सबसे भारी अटैक वॉशिंगटन डीसी के किसी कोर्टरूम से नहीं आया। वो अटैक एक टैबलॉइड मैगजीन के ऑफिस से आया। जनवरी 2019 जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी ने ट्विटर पर एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से अनाउंस किया कि वे 25 साल की अपनी शादी को ख़त्म कर रहे हैं और तलाक ले रहे हैं। बाहर से ये एक बहुत ही मैच्योर और शांत सेपरेशन लग रहा था। लेकिन इस अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटों बाद द नेशनल इंक्वायरर नाम की मैगजीन ने एक ऐसा एक्सपोज पब्लिश किया जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। इस मैगजीन ने बेजोस की पर्सनल लाइफ के हर एक लेयर को पब्लिक कर दिया। उन्होंने बेजोस और उनकी नई पार्टनर लॉरेन सैंचेज के बीच के प्राइवेट टेक्स्ट मैसेजेस लीक कर दिए। ये मैसेजेस बहुत ही इंटीमेट थे। ब्रैडस्टोन बताते हैं कि ये कोई आम पेपराजी गॉसिप नहीं थी। नेशनल इंक्वायरर की पेरेंट कंपनी के हेड डेविड पैकर थे जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते थे। ये एक तरह का पॉलिटिकल हिट जॉब लग रहा था। ट्रंप के सबसे बड़े आलोचक को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने की एक बहुत ही सोची समझी साजिश। किसी भी आम सीईओ या सेलिब्रिटी के लिए ये एक मोमेंट होता है जब वे अपनी पीआर टीम के पीछे छिप जाते हैं। वे पब्लिक से माफ़ी मांगते हैं या चुपचाप सेटलमेंट का पैसा देकर मामला रफा दफा कर देते हैं। बिलियनियर्स का यही प्लेबुक होता है। जब आपके पास बेहिसाब पैसा हो तो आप अपनी प्राइवेसी वापस खरीद सकते हैं। इस मैगजीन के पब्लिशर ने बेजोस के साथ भी यही गेम खेलने की कोशिश की। उन्होंने बेजोस की सिक्योरिटी टीम को एक ईमेल भेजा। ये कोई लीगल नोटिस या निगोशिएशन नहीं था। ये एक सीधा एक्सटॉर्शन यानी ब्लैकमेल था। उन्होंने बेजोस से कहा कि हमारे पास आपकी और भी बहुत सी इंटीमेट और कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीरें हैं। अगर आप पब्लिकली ये स्टेटमेंट नहीं देते कि हमारी रिपोर्टिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है तो हम ये तस्वीरें कल सुबह इंटरनेट पर पब्लिश कर देंगे। ये एक क्लासिक ट्रैप था। अगर बेजोस झुक जाते तो वे जिंदगी भर के लिए एक टैबलॉइड के गुलाम बन जाते। उनके न्यूज़पेपर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती और उनके आलोचकों को उन्हें कंट्रोल करने का एक रिमोट मिल जाता। जेफ बेजोस ने जो किया उसकी उम्मीद सिलिकॉन वैली या वॉशिंगटन डीसी में किसी ने नहीं की थी। उन्होंने अपनी पीआर टीम की कोई सलाह नहीं मानी। उन्होंने कॉर्पोरेट वकीलों के ड्राफ्ट किए हुए सेफ स्टेटमेंट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इसके बजाय उन्होंने मीडियम वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट खोला और एक पर्सनल ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर दिया। उस पोस्ट का टाइटल था नो थैंक यू मिस्टर बेकर। इस पोस्ट में बेजोस ने कोई डिफेंस नहीं खेला। उन्होंने सीधे ऑफेंस मोड में अटैक किया। उन्होंने वो सारे ब्लैकमेलिंग ईमेल्स वर्ड बाय वर्ड पब्लिक डोमेन में डाल दिए। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि उन्हें किस तरह से एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है और उन इंटीमेट तस्वीरों में एग्जैक्टली क्या है। उन्होंने साफ लिखा कि अगर मेरी पोजीशन में बैठा हुआ इंसान इस तरह के एक्सटॉर्शन के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता तो फिर आम इंसान का क्या होगा। मैं इन लोगों को एक भी डॉलर नहीं दूंगा और न ही इनके सामने झुकूंगा।
ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री का एक अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट था। बेजोस ने अपने ही स्कैंडल को वेपनाइज कर दिया था। उन्होंने ब्लैकमेलर्स के हाथ से वो ट्रिगर छीनकर खुद अपने ऊपर चला दिया ताकि ब्लैकमेलर्स की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस एक ब्लॉग पोस्ट ने जेफ बेजोस की पब्लिक इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। जो इंसान 1990 के दशक में पुरानी गाड़ी चलाता था और सिर्फ अपनी वेबसाइट की कोडिंग से मतलब रखता था, वो अब एक ऐसा कॉम्बैटेंट बन चुका था जो अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें पब्लिकली डिस्ट्रॉय करने से नहीं डरता था। सियाटल के हेडक्वार्टर में बैठे उनके एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स ये सब देखकर हैरान थे। उनका सीईओ अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रह गया था, वे अब एक पॉप कल्चर आइकॉन, एक पॉलिटिकल लाइटनिंग रॉड और एक बहुत ही अग्रेसिव पब्लिक फिगर बन चुके थे। यह ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इस नए निडर बेजोस को अब उस एम्पायर को लीड करना था जो हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। और ये कॉम्प्लेक्सिटी तब अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचने वाली थी जब दुनिया एक ऐसी महामारी की चपेट में आने वाली थी जिसने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को रातों रात अपने घरों के अंदर बंद कर दिया। साल 2020 की शुरुआत दुनिया के इतिहास में एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट जब पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। सड़कें खाली हो गई, ऑफिस बिल्डिंग्स में ताले लग गए और फ्लाइट्स ग्राउंड कर दी गई। लेकिन इस ग्लोबल पैरालिसिस के बीच इंसान की ज़रूरतें नहीं रुकी। लोगों को खाना चाहिए था, दवाइयाँ चाहिए थी और अचानक आए आइसोलेशन को सरवाइव करने के लिए हर तरह का रोज़मर्रा का सामान चाहिए था। और ऐसे में करोड़ों लोगों के हाथ ऑटोमेटिकली उनके स्मार्टफोन्स की तरफ गए। उन्होंने अमेज़ॉन की ऐप खोली। रातों रात जो कंपनी कुछ समय पहले तक कन्वीनियंस थी, वो अमेरिका और दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए लाइफलाइन बन गई। लेकिन ब्रैड स्टोन इस किताब में हमें दिखाते हैं कि बाहर से जो सिस्टम इतना सीमलेस और पावरफुल लग रहा था, अंदर से वह किस तरह कोलैप्स कर रहा था। अमेज़ॉन का पूरा सप्लाई चेन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम पर चलता है। उनके कंप्यूटर्स हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल करके ये पहले से गेस कर लेते हैं कि किस मौसम में, किस शहर में, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। लेकिन कोविड-19 का कोई हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट नहीं था। मशीन लर्निंग मॉडल्स के पास इस तरह के ग्लोबल पैनिक बाइंग को प्रोसेस करने का कोई डेटा नहीं था। जब लाखों लोगों ने एक साथ टॉयलेट पेपर, N95 मास्क, हैंड सैनिटाइजर और पास्ता ऑर्डर करना शुरू किया तो अमेज़ॉन का वो परफेक्ट डे 1 का सिस्टम बुरी तरह से क्रैश कर गया। सियाटल में बैठे एग्जीक्यूटिव्स ने अपने स्क्रीन्स पर वो देखा जो उन्होंने अमेज़ॉन के इतिहास में कभी नहीं देखा था। आउट ऑफ स्टॉक के लाल निशान पूरे नेटवर्क में फैल रहे थे। उनका वो सबसे पवित्र प्रॉमिस, 2 दिन की प्राइम डिलीवरी, अब एक मजाक बन गया था। डिलीवरी की तारीखें हफ्तों और महीनों आगे खिसकने लगी। जेफ बेजोस और उनकी लीडरशिप टीम को एक बहुत ही अनकन्वेंशनल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपने खुद के सिस्टम को रिवर्स गियर में डाल दिया। उन्होंने अपने रिकमेंडेशन इंजन को बंद कर दिया ताकि लोग कम खरीदारी करें। उन्होंने अपनी वेबसाइट से उन बैनर्स को हटा दिया जो लोगों को नए प्रोडक्ट सजेस्ट करते थे। और सबसे अहम बात, उन्होंने अपने वेयर हाउसेस में नॉन इसेंशियल आइटम्स के एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया। अगर आप एक सेलर थे और आप फोन के कवर्स या खिलौने बेचते थे तो आप अपना सामान अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में नहीं बेच सकते थे। सिर्फ मेडिकल सप्लाईज और ग्रॉसरी को ही नेटवर्क में जगह मिल रही थी। ये एक कॉरपोरेट जायंट द्वारा लिया गया वॉर टाइम डिसीजन था। लेकिन ये तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स और एल्गोरिदम की बात थी। इस क्राइसिस का असली और सबसे भयानक चेहरा उन विशाल कंक्रीट के वेयर हाउसेस के अंदर था जहां असली इंसान काम कर रहे थे। इस महामारी ने अमेज़ॉन के वर्कफोर्स को 2 बिल्कुल अलग और अनइक्वल हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ व्हाइट कॉलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स थे जो अपने सुरक्षित घरों में बैठकर जूम कॉल्स पर मीटिंग कर रहे थे, और दूसरी तरफ वे लाखों ब्लू कॉलर वर्कर्स थे जो फुलफिलमेंट सेंटर्स के फ्लोर पर पैकेज उठा रहे थे, ट्रक्स लोड कर रहे थे और डिलीवरी वैन चला रहे थे। रातों रात इन वर्कर्स को एसेंशियल वर्कर्स का टैग दे दिया गया, लेकिन ये टैग उनके लिए किसी मेडल की तरह नहीं,
बल्कि एक डेथ वारंट की तरह फील हो रहा था। जरा एक अमेजॉन वेयर हाउस के एनवायरनमेंट को इमेजिन कीजिए। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। हजारों लोग एक ही शिफ्ट में काम करते हैं। वे एक ही कन्वेयर बेल्ट के पास खड़े होते हैं, एक ही ब्रेक रूम शेयर करते हैं और एक ही स्कैनर डिवाइस को छूते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका हर एक सेकंड टाइम ऑफ टास्क या टीओटी सॉफ्टवेयर द्वारा ट्रैक किया जा रहा था। अगर वे अपना स्टेशन छोड़कर हाथ धोने भी जाते तो उनका रेट गिर जाता और उन्हें सिस्टम द्वारा वार्निंग मिल जाती। जब देश भर के वेयर हाउसेस में वर्कर्स कोविड पॉजिटिव होने लगे तो अंदर का पैनिक एक एक्सप्लोजिव लेवल पर पहुंच गया। शुरुआत में अमेजॉन के पास अपने लाखों एम्प्लॉयज को देने के लिए पर्याप्त मास्क या सैनिटाइजर्स नहीं थे। वर्कर्स को डर था कि वे काम से वायरस लेकर अपने घर जाएंगे और अपने बुजुर्ग माता पिता या बच्चों को इन्फेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर वे काम पर नहीं आते तो उनकी नौकरी चली जाती और वे अपने घर का रेंट नहीं दे पाते। ये गुस्सा और खौफ सबसे पहले न्यूयॉर्क के स्टेटन आइलैंड में मौजूद JFK 8 नाम के विशाल फुलफिलमेंट सेंटर में फटा। वहां क्रिश्चियन स्मॉल्स नाम के एक वर्कर ने लीडरशिप के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि वेयरहाउस में कई लोग बीमार हैं और इस फैसिलिटी को डीप क्लीनिंग के लिए तुरंत बंद किया जाना चाहिए। जब मैनेजमेंट ने उनकी बात नहीं मानी तो स्मॉल्स ने कुछ दर्जन वर्कर्स के साथ मिलकर लंच ब्रेक के दौरान एक वॉकआउट ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने पार्किंग लॉट में मीडिया को बुलाया और अमेजॉन की सेफ्टी प्रैक्टिसेस की धज्जियां उड़ा दी। सियाटल की लीडरशिप के लिए ये सिर्फ एक छोटे से वेयरहाउस का प्रोटेस्ट नहीं था, ये उनके डे 1 एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा था। अमेजॉन हमेशा से यूनियंस के सख्त खिलाफ रहा है। उनका मानना है कि यूनियंस कंपनी और वर्कर्स के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है और स्पीड को धीमा कर देती है। जेफ बेजोस की मशीन में स्लो होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अमेजॉन का रिस्पॉन्स बहुत ही स्विफ्ट और रूथलेस था। उन्होंने क्रिश्चियन स्मॉल्स को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। कंपनी ने तर्क दिया कि स्मॉल्स खुद क्वारंटाइन रूल्स का उल्लंघन करके प्रोटेस्ट में आए थे। लेकिन ब्रैड स्टोन हमें उस मीटिंग के अंदर ले जाते हैं जहां अमेजॉन के टॉप एग्जीक्यूटिव्स इस PR क्राइसिस को हैंडल करने की स्ट्रैटेजी बना रहे थे। उस मीटिंग के बाद अमेजॉन के जनरल काउंसिल डेविड जापोल्स्की का एक इंटरनल मेमो लीक हो गया। उस मेमो में उन्होंने स्मॉल्स को नॉट स्मार्ट और आर्टिकुलेट कहा था, यानी वो समझदार या अपनी बात ठीक से रखने वाला इंसान नहीं है। उन्होंने सजेस्ट किया था कि अमेजॉन को स्मॉल्स को ही इस पूरे प्रोटेस्ट का चेहरा बना देना चाहिए ताकि पब्लिक की नज़रों में यूनियन ऑर्गेनाइजर्स बेवकूफ़ लगे। ये एक बहुत ही ब्लंडरस और एरोगेंट PR मूव था। जब यह मेमो पब्लिक हुआ तो इसने आग में घी का काम किया। स्मॉल्स कोई कॉर्पोरेट एनिमी नहीं थे, एक आम वर्कर थे जो अपनी जान की फिक्र कर रहे थे और उन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल लीडरशिप टीम द्वारा इस तरह डिमीन किया जाना लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल लगा। एक तरफ जेफ बेजोस की पर्सनल वेल्थ आसमान छू रही थी क्योंकि स्टॉक मार्केट इस बात को समझ चुका था कि लॉकडाउन में अमेजॉन की मोनोपोली और भी मजबूत होने वाली है। बेजोस की नेटवर्थ हर दिन बिलियंस में बढ़ रही थी और ठीक उसी समय उनके सबसे निचले तबके के वर्कर्स $15 प्रति घंटे के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे और मास्क मांग रहे थे। ये कैपिटल और लेबर के बीच का एक ऐसा डार्क और विजुअल कॉन्ट्रास्ट था जिसे अब कोई PR स्पिन नहीं छुपा सकता था। कंपनी की इमेज एक बार फिर से एक कोल्ड केयरलेस मशीन की तरह बन रही थी जिसके लिए उसके वर्कर्स सिर्फ रिप्लेसेबल कॉग्स थे। उस PR डिजास्टर और स्टैटन आइलैंड के उस स्ट्राइक के बाद सियाटल के बोर्ड रूम में एक बहुत ही डार्क रियलिटी सेट इन हो गई थी। जेफ बेजोस और उनके टॉप लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव डेव क्लार्क ने एक बात बहुत क्लियरली समझ ली थी, यह वायरस कोई आम PR प्रॉब्लम नहीं था जिसे किसी अच्छे प्रेस रिलीज से सॉल्व किया जा सके। यह उनके पूरे फिजिकल नेटवर्क के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। अगर उनके फुलफिलमेंट सेंटर्स में वायरस इसी तरह फैलता रहा और एम्प्लॉयज डर के मारे काम पर आना बंद कर देते तो उन्हें एक के बाद एक अपने सारे वेयर हाउसेस बंद करने पड़ते। और अगर वेयर हाउसेस बंद हुए तो अमेजॉन का वो पूरा $1 ट्रिलियन का इकोसिस्टम जो उस वक्त अमेरिका की लाइफलाइन बन चुका था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। मार्च और अप्रैल 2020 में अमेरिका का पब्लिक हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से फेल हो रहा था।
सरकार के पास टेस्टिंग किट्स नहीं थे। लोगों को अपने टेस्ट के रिजल्ट्स के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ रहा था। बेजोस समझ गए थे कि वे अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ और अपने बिजनेस के सर्वाइवल के लिए सरकार, सीडीसी या बाहरी लैब्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर उन्होंने अपने नेटवर्क को जिंदा रखना है तो उन्हें खुद ही डॉक्टर, साइंटिस्ट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। और यहीं पर हमें अमेज़ॉन की उस डे 1 मशीन की असली एफिशिएंसी देखने को मिलती है। जब ये कंपनी दीवार से लग जाती है, जब उनके कोर बिजनेस पर कोई फिजिकल रुकावट आती है, तो वे एम्पैथी या इमोशंस से काम नहीं लेते। वे प्रॉब्लम को एक इंजीनियरिंग डिफेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। बेजोस के लिए कोविड-19 का वायरस सप्लाई चेन में आया एक बायोलॉजिकल बग था जिसे फिक्स करना जरूरी था। उन्होंने तुरंत अपने टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट्स की एक पूरी फौज को उनके रूटीन प्रोजेक्ट से हटा दिया। उन्हें एक सिंगल मिशन दिया गया, अमेज़ॉन का अपना खुद का प्राइवेट कोविड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, शून्य से लेकर स्केल तक। ये कोई छोटा मोटा कॉर्पोरेट इनिशिएटिव नहीं था। उन्होंने केंटकी के हेब्रॉन और यूके के मैनचेस्टर में बाकायदा अपनी खुद की वायरोलॉजी लैब सेटअप करनी शुरू कर दी। जब पूरी दुनिया में मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की भयंकर कमी थी, तब अमेज़ॉन ने चीन में अपने बेतहाशा सप्लाई चेन मसल का इस्तेमाल किया। अपने बड़े कार्गो प्लेन्स जो कुछ हफ्तों पहले तक गैजेट्स और कपड़े लाते थे, वे अब करोड़ों की संख्या में थर्मल कैमरा और पीपीई किट्स लेकर अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर लैंड करने लगे। उन्होंने अपने वेयरहाउसेस के अंदर का पूरा लेआउट रातों रात बदल दिया। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल जो कंपनी सिर्फ कस्टमर्स को प्रोडक्ट रेकमेंड करने के लिए करती थी, वो अब एम्प्लॉयज के मूवमेंट्स ट्रैक करने के लिए किया जाने लगा। उन्होंने अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स में डिस्टेंस असिस्टेंट्स नाम के एआई कैमरे इंस्टॉल कर दिए। ये कैमरे लगातार फ्लोर को मॉनिटर करते थे। जैसे ही कोई 2 एम्प्लॉयज 6 फीट से ज्यादा करीब आते थे, वो कैमरा उन्हें दीवार पर लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर लाल रंग के घेरे में फ्लैग कर देता। ये एक पूरी तरह से एल्गोरिदम ड्रिवन सेफ्टी ओवरऑल था। ब्रेक रूम्स की कुर्सियों को हटा दिया गया। शिफ्ट की टाइमिंग को सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसे रीस्केड्यूल किया गया ताकि एंट्री और एग्जिट गेट्स पर कभी भी भीड़ न हो। वर्कर्स के तापमान चेक करने के लिए दरवाजे पर ऐसे थर्मल स्कैनर्स लगा दिए गए जो चलते हुए इंसान का भी सटीक टेम्परेचर नाप सकते थे। ब्रैड स्टोन इस प्रोसेस को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स था। जिस कंपनी को कल तक अपने वर्कर्स की जान की परवाह न करने के लिए उन्हें सिर्फ एक कॉग समझने के लिए विलन माना जा रहा था, उसी कंपनी ने कुछ ही हफ्तों में प्राइवेट सेक्टर के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तेज हेल्थ केयर रिस्पॉन्स खड़ा कर दिया। जहां अमेरिका की पूरी फेडरल सरकार एक नेशनल टेस्टिंग प्रोग्राम बनाने में स्ट्रगल कर रही थी, वहां अमेज़ॉन अपनी लैब्स में हर दिन हजारों एम्प्लॉयज के टेस्ट प्रोसेस कर रहा था और उन्हें 24 घंटे के अंदर रिजल्ट्स दे रहा था। लेकिन यह रिस्पॉन्स किसी ह्यूमन कंपैशन से नहीं निकला था। यह कोई वेलफेयर प्रोग्राम नहीं था। यह कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का एक ब्रूट फोर्स तरीका था। उन्होंने इस बायोलॉजिकल क्राइसिस को एक लॉजिस्टिकल पजल में बदल दिया था। और जब बात लॉजिस्टिक्स और डेटा की आती है तो दुनिया में अमेज़ॉन से बेहतर कोई नहीं है। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर उनकी वह डगमगाती हुई सप्लाई चेन वापस पटरी पर आ गई। पैकेज फिर से उसी मैजिकल स्पीड से डिलीवर होने लगे। इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस लौट आया और अमेज़ॉन का स्टॉक प्राइस आसमान फाड़ कर ऊपर जाने लगा। कंपनी ने उस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स कमाए। लेकिन इस पूरी जीत, इस पूरे सर्वाइवल के बीच सियाटल के टॉप लेवल पर एक बहुत ही साइलेंट शिफ्ट हो रहा था। जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी को इतिहास के सबसे बड़ी क्राइसिस से तो निकाल दिया था, लेकिन इन महीनों के माइक्रो मैनेजमेंट ने उन्हें पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया था। वे अब उन रोजमर्रा की सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स, लीगल बैटल्स और लेबर डिस्प्यूट से उबरने लगे थे। उनका दिमाग अब उन कंक्रीट के वेयरहाउसेस से निकलकर अंतरिक्ष की तरफ देख रहा था। 2020 के अंत तक आते आते जब अमेज़ॉन का वो विशाल लॉजिस्टिक्स इंजन वापस अपनी पूरी स्पीड पर दौड़ने लगा था और डिलीवरी ट्रैक्स फिर से नॉर्मल हो गए थे, सियाटल के बोर्ड रूम में एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी। जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी को इतिहास के सबसे बड़े बायोलॉजिकल क्राइसिस से तो बाहर निकाल लिया था,
लेकिन उस एक साल के माइक्रो मैनेजमेंट ने उनके अंदर एक बहुत गहरी और साइलेंट थकान पैदा कर दी थी। पिछले 25 सालों से वे लगभग हर दिन वही काम कर रहे थे। बाहर से देखने पर $1 ट्रिलियन एम्पायर का सीईओ होना बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन हकीकत में एक ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाना कोई ग्लैमरस जॉब नहीं है। ये मार्जिन्स, सप्लाई चेन, लेबर डिस्प्यूट्स और हर दिन पैदा होने वाले नए फ्रिक्शन से जूझने का एक एंडलेस लूप है। और अब इस लूप में वॉशिंगटन डीसी की ब्रूटल पॉलिटिक्स भी जुड़ गई थी। कांग्रेस की एंटी ट्रस्ट हियरिंग्स में वीडियो कॉल के जरिए पेश होना, पॉलिटिशियंस के तीखे और कई बार अपमानजनक सवालों के जवाब देना और लेबर यूनियंस के साथ लगातार चल रहे पीआर बैटल्स को हैंडल करना, ये वो चीज़ें नहीं थी जिनके लिए बेजोस ने अमेज़ॉन शुरू किया था। वे हमेशा खुद को एक इन्वेंटर मानते थे। वे अपने उस डे वन कल्चर की बात करते थे जहां इंसान रिस्क लेता है और नई चीज़ें बनाता है। लेकिन अब उनका ज़्यादातर समय अपने एम्पायर को डिफेंड करने में जा रहा था, ना कि कुछ नया इन्वेंट करने में। वे महसूस कर रहे थे कि वे एक विजनरी कम और एक कॉरपोरेट फायर फाइटर ज़्यादा बन गए हैं। और ठीक इसी समय जब बेजोस सिएटल के मीटिंग रूम्स में फड़फड़ाते हुए रिटेल ऑपरेशंस को संभालने में उलझे थे, उनका असली पैशन, उनका बचपन का सपना उनसे मीलों दूर खिसकता जा रहा था। उनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन। स्पेस रेस में इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने एक ऐसा मोमेंटम पकड़ लिया था जिसे बीट करना अब बेजोस के लिए लगभग नामुमकिन लग रहा था। मस्क अपने फैल्कन रॉकेट्स को पैड पर वापस प्रिसीजन के साथ लैंड करा रहे थे। वे नासा के सबसे बड़े और सबसे प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट्स जीत रहे थे और दुनिया भर के मीडिया का अटेंशन पूरी तरह से कैप्चर कर चुके थे। मस्क एक ऐसा विजन बेच रहे थे जो ह्यूमैनिटी को मार्स तक ले जाने की बात कर रहा था। ब्रैड स्टोन इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत ही इंटेंस तरीके से हाईलाइट करते हैं। एक तरफ इलॉन मस्क थे जो हर दिन स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश कर रहे थे और पूरे नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे थे, और दूसरी तरफ जेफ बेजोस थे जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद अपना समय ये ट्रैक करने में लगा रहे थे कि उनके वेयर हाउसेस में टॉयलेट पेपर, मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कितनी इन्वेंट्री बची है। बेजोस के लिए ये रियलाइजेशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। स्पेस कोई वीकेंड हॉबी या साइड हसल नहीं हो सकता। अगर उन्हें मस्क को हराना था, अगर उन्हें इंसानी सिविलाइजेशन को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर ले जाने का अपना विजन पूरा करना था, तो उन्हें अपना 100% फोकस, अपना सारा कैपिटल और अपनी सारी एनर्जी वहां लगानी होगी। वे इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि आप दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स रिटेल कंपनी के सीईओ रहते हुए एक फुल टाइम स्पेस पायनियर नहीं बन सकते। अर्थ के ग्रेविटी और वॉशिंगटन के रेगुलेटर्स उन्हें आसमान में उड़ने नहीं दे रहे थे। इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने सिएटल के टॉप लेवल पर एक बहुत ही सीक्रेट एग्जिट प्लान की नींव रखी। बेजोस जानते थे कि वे एक झटके में कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकते। ये कोई आम स्टार्टअप नहीं था जहां फाउंडर रातों रात रिजाइन कर दे, वॉल स्ट्रीट पैनिक कर जाता और स्टॉक्स क्रैश हो जाते। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो इस मशीन के हर पुर्जे को उनके ही लेवल पर समझता हो। वे किसी आउटसाइडर को लाकर ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि कोई नया सीईओ आकर अपना नया विजन कंपनी पर थोपने लगे। उन्हें एक ऐसा ऑपरेटर चाहिए था जिसके डीएनए में अमेज़ॉन का वो रूथलेस डेटा ड्रिवन कल्चर बसा हो, और वो इंसान एंडी जेसी के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। जेसी कोई सेलिब्रिटी सीईओ नहीं थे। वे बेजोस की तरह हॉलीवुड की पार्टियों में या रेड कारपेट पर कस्टम सूट पहनकर नजर नहीं आते थे। वे एक बहुत ही लो प्रोफाइल हार्डकोर एग्जीक्यूटिव थे। लेकिन सबसे अहम बात, जेसी ने AWS को स्क्रैच से बनाया था। उन्होंने कंपनी का वो इंजन डिजाइन किया था जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था और जो पूरी दुनिया के इंटरनेट को पावर दे रहा था। जेसी का काम करने का तरीका बेजोस से बहुत मिलता था। वे भी डेटा की गहराई में जाने के आदी थे और एनी डिफेक्ट इज अ डिफेक्ट वाली फिलॉसफी में पूरी तरह यकीन रखते थे। बेजोस को पता था कि जेसी के हाथों में वो डे वन का कल्चर सुरक्षित रहेगा। 2020 के आखिरी महीनों में जब दुनिया को लग रहा था कि अमेज़ॉन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और अनस्टॉपेबल है, बेजोस चुपचाप अपने रोल्स को डेलीगेट कर रहे थे। वे एक ऐसे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे जहां वे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रोल में शिफ्ट हो जाएंगे।
इस रोल में रहकर वे कंपनी के बड़े स्ट्रैटेजिक फैसले तो गाइड करेंगे, लेकिन डेली ऑपरेशंस, क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स और कस्टमर कंप्लेंट्स के उस टॉक्सिक लूप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये एक ऐसा कैलकुलेटेड एग्जिट था जिसे दुनिया की नज़रों से बहुत सावधानी से छिपा कर रखा गया था, जब तक कि वो फाइनल अनाउंसमेंट करने का परफेक्ट मोमेंट नहीं आ गया। 2 फरवरी 2021 की सुबह वॉल स्ट्रीट और दुनिया भर के फाइनेंस जर्नलिस्ट्स अपनी स्क्रीन्स पर आंखें गड़ाए बैठे थे। उस दिन अमेज़ॉन अपनी 4th क्वार्टर के अर्निंग्स रिपोर्ट पब्लिश करने वाला था। सबको पता था कि नंबर्स बहुत बड़े होने वाले हैं, क्योंकि पैंडेमिक ने ऑनलाइन शॉपिंग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। और रिपोर्ट आई भी वैसी ही। पहली बार अमेज़ॉन ने सिर्फ 1 क्वार्टर में $100 बिलियन का रेवेन्यू का आंकड़ा पार किया था। ये एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल अचीवमेंट था। लेकिन उस दिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने उन रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स पर बात नहीं की, क्योंकि उस प्रेस रिलीज के ठीक साथ अमेज़ॉन के 1.3 मिलियन एम्प्लॉयज़ के इनबॉक्स में एक ईमेल लैंड हुआ। सब्जेक्ट लाइन बहुत सिंपल थे, ईमेल फ्रॉम जेफ बेजोस। उस ईमेल में जेफ बेजोस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वे 27 साल बाद अपनी ही बनाई हुई इस $1 ट्रिलियन मशीन के सीईओ पद से स्टेप डाउन कर रहे हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को लिखा कि अमेज़ॉन का सीईओ होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये पूरी तरह से कंज्यूमिंग है। जब आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो तो आप किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं लगा सकते। उन्होंने साफ किया कि वे रिटायर नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे अपना फोकस और अपनी एनर्जी अब डे 1 फंड, बेजोस अर्थ फंड, द वॉशिंगटन पोस्ट और सबसे अहम ब्लू ओरिजिन की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। जैसा कि हम एनालाइज कर चुके हैं, इसके पीछे महीनों की साइलेंट प्लानिंग थी। लेकिन पब्लिक और मीडिया के लिए ये एक शॉक था। आमतौर पर जब किसी भी बड़ी टेक कंपनी का विजनरी फाउंडर रिजाइन करता है तो स्टॉक मार्केट में पैनिक मच जाता है। इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी का फ्यूचर अब सेफ नहीं है। लेकिन उस दिन अमेज़ॉन का स्टॉक क्रैश नहीं हुआ। मार्केट ने बहुत ही शांति से इस खबर को एब्सॉर्ब कर लिया। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है उस इंसान को जिसका नाम उस ईमेल में अगले सीईओ के तौर पर लिखा था, एंडी जेसी। वॉल स्ट्रीट जेसी को बहुत अच्छे से जानता था। उन्हें पता था कि जेसी कोई आउटसाइडर नहीं है जो आकर कंपनी का कल्चर बदल देंगे। वे उसी मशीन के सबसे क्रिटिकल और सबसे प्रॉफिटेबल पुर्जे यानी AWS के आर्किटेक्ट थे। इन्वेस्टर्स को ये भरोसा था कि बेजोस का वो अग्रेसिव, डेटा ड्रिवन और रूथलेस DNA जेसी के अंदर पूरी तरह से एनकोडेड है। बेजोस भले ही रोजमर्रा के ऑपरेशन से बाहर जा रहे हों, लेकिन कंपनी का डे 1 का जो इंजन है वो जेसी के हाथों में उसी स्पीड से दौड़ता रहेगा। जेसी को जो एम्पायर विरासत में मिला वो 1994 वाले उस ऑनलाइन बुक स्टोर से बिल्कुल अलग था। बेजोस ने जेसी के हाथों में सिर्फ एक ई-कॉमर्स साइट नहीं सौंपी थी, उन्होंने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम सौंपा था जो अब अपने ही वजन और अपने ही स्केल की वजह से कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा था। ब्रैड स्टोन इस किताब के अंत में एक बहुत ही पावरफुल सिंथेसिस हमारे सामने रखते हैं। वे हमें इस किताब के टाइटल अमेज़ॉन अनबाउंड का असली मतलब समझाते हैं। अनबाउंड का मतलब होता है हर तरह की लिमिट्स, हर तरह की जंजीरों से मुक्त हो जाना। जेफ बेजोस ने वाकई में अपनी कंपनी को हर उस बाउंड्री से अनबाउंड कर दिया था जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस को रोकती है। उन्होंने रिटेल की बाउंड्री तोड़ी और क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। उन्होंने डिजिटल दुनिया की बाउंड्री तोड़ी और इको, रिंग और ईरो के जरिए हमारे फिजिकल घरों के अंदर घुस गए। उन्होंने डिलीवरी की बाउंड्री तोड़ी और अपना खुद का एक ऐसा ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को अपने एल्गोरिदम का गुलाम बना लिया। लेकिन इस अनबाउंड होने की एक बहुत भारी कीमत थी। स्टोन एनालाइज करते हैं कि कैसे इस अंधी ग्रोथ ने अमेज़ॉन को ह्यूमन स्केल से पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर दिया। जब आप हर चीज़ को सिर्फ डेटा पॉइंट्स और डिफेक्ट्स के लेंस से देखते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि उस सिस्टम को चलाने वाले ड्राइवर्स और वेयरहाउस वर्कर्स असल इंसान है, मशीन नहीं। आप ये भूल जाते हैं कि जब आप अपनी वेबसाइट पर चाइनीज़ नॉकऑफ्स को प्रमोट करते हैं तो आप सिर्फ अपने एल्गोरिदम को फीड नहीं कर रहे हैं,
आप उन छोटे इनोवेटर्स और ईमानदार सेलर्स की रोजी रोटी खत्म कर रहे हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पर भरोसा करके आए थे। बेजोस ने फ्रिक्शन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना। उनका पूरा करियर इस बात पर फोकस रहा कि कस्टमर के लिए शॉपिंग के बीच आने वाले हर छोटे से छोटे फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। आपको कार्ड स्वाइप नहीं करना है, सिर्फ 1 क्लिक करना है। आपको स्टोर तक ड्राइव नहीं करना है, सिर्फ एलेक्सा को आवाज़ देनी है। आपको 2 दिन भी इंतज़ार नहीं करना है, सामान अगले कुछ घंटों में आपके दरवाजे पर होगा। उन्होंने इस फ्रिक्शन को इतनी कामयाबी से ख़त्म किया कि आज के जनरेशन के लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि दुनिया अमेज़ॉन से पहले कैसे काम करती थी। उन्होंने इंसानी कंजम्पशन के बिहेवियर को फंडामेंटली रीवायर कर दिया है। हम अब इंतज़ार नहीं कर सकते, हमारा धैर्य अब ख़त्म हो चुका है। अगर कोई वेबसाइट लोड होने में 3 सेकंड लेती है या कोई पार्सल 1 दिन लेट हो जाता है तो हमें गुस्सा आने लगता है। ये वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो जेफ बेजोस ने पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर प्लांट कर दिया है। लेकिन इस कन्वीनियंस के पीछे जो इनविजिबल फ्रिक्शन है, जो पसीना डिलीवरी वैन के अंदर बह रहा है, जो एंटी ट्रस्ट के मुकदमे वॉशिंगटन डीसी में चल रहे हैं और जो प्राइवेसी का सरेंडर हम अपने ही लिविंग रूम में कर रहे हैं, ये वो डार्क साइड है जिसे बेजोस अपने पीछे छोड़कर अंतरिक्ष की तरफ मुड़ गए। जेफ बेजोस की लेगेसी सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक बनाई। उनकी असली लेगेसी ये है कि उन्होंने उस आइडिया को ही हमेशा के लिए बदल दिया कि एक कॉरपोरेशन का समाज में रोल क्या होता है। वे एक ऐसे आर्किटेक्ट के रूप में याद रखे जाएंगे जिसने एक ऐसा ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जिसे हम पसंद करें या ना करें, लेकिन जिससे हम चाहकर भी लॉग आउट नहीं कर सकते।